आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और आज है क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आज पढ़ेंगे चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कूलम्स लॉ, जहां से ज्यादातर सवाल नीट में आ रहे हैं। आज के लेक्चर में जो सबसे ज्यादा सवाल आपको दिखेंगे नीट के वो कूलम्स लॉ से दिखेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब जो पहला टॉपिक है चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, काफी बेसिक है तो उसको हम लोग तेजी से जरा रिवाइज करेंगे, ब्रशअप करेंगे कॉन्सेप्ट्स को और आगे बढ़ जाएंगे। कूलम्स लॉ को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लास 12 की फिजिक्स में आपने जो जो न्यूमेरिकल देखे होंगे कूलम्स लॉ के, हर तरह का न्यूमेरिकल यहां पे हम डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन डिटेल चलेंगे, उसमें भी हर तरह का सवाल डिस्कस करेंगे। और जो भी सवाल आपको लगे, जो भी कॉन्सेप्ट रहे लगे कि आज नहीं हुआ है, परेशान मत होना, कल आगे कवर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसका मसाला आज के लेक्चर में हम नहीं डाल पाए। ठीक है, लेक्चर डिजाइन करना पड़ता है, तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कल के लेक्चर में आ जाएगा। ठीक है, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये टॉपिक भी कल के लेक्चर में आएगा। शुरू करें आज का लेक्चर। यस, माय नेम इज अलक पांडे, दिस इज योर ब्यूटीफुल सा फिजिक्स वाला और ये है आपका जोशीला सा बैच यकीन। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का लेक्चर, बहुत मजा आने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट हो रही है। आई होप आपने भी इसको एक दो बार पढ़ रखा होगा, नहीं भी पढ़ा तो परेशान नहीं हो। स्टार्ट करेंगे चार्ज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से, इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। देन कूलम्स लॉ को इन डिटेल पढ़ेंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के सवाल देखेंगे। एंड देन वी विल गो टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, उसके अंदर भी कूलम्स लॉ ही लगाना होता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सबको पता है। चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी है मैटर की इलेक्ट्रिक फोर्स को पैदा करने की, है ना। मैटर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हो, है ना। लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मतलब अंदर की प्रॉपर्टी, है ना। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसके अंदर आप अब रीजन ना निकाल पाओ, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, है ना, of matter which give rise to electric force between various object। क्या करता है? which gives rise to electric force between various object। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जिम्मेदार होती है ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बेटा सिंबल क्या होता है चार्ज का? कभी स्मॉल क्यू कभी कैपिटल क्यू देखते हैं। यूनिट क्या होती है बेटा? इसकी एसआई यूनिट होती है कूलॉम। और बेटा चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, यहीं पे डायमेंशन की बात कर लेते हैं। यूनिट सबको पता थी ये सब चीजें, यहीं पे डायमेंशन की बात कर लें बेटा। तो बेटा चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम, है ना। करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो चार्ज करंट इनटू टाइम। बेटा करंट की यूनिट होती है एसआई यूनिट एम्पियर, और उसका डायमेंशन में सिंबल भी कैपिटल ए होता है ना। इसकी एसआई यूनिट एम्पियर है और डायमेंशन में इसके लिए सिंबल भी कैपिटल ए यूज करते हैं, और टाइम के लिए बेटा कैपिटल टी। तो ये हो गया डायमेंशन, ए की पावर 1 टी की पावर 1। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज बेटा किस किस तरह के चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं। पॉजिटिव कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। नेगेटिव कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है चार्ज की, ये चार्ज की डेफिनेशन होती है ना। चार्ज की डेफिनेशन ही यही है, ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की, है ना, कि अगर सिमिलर चार्ज हो दो बॉडी के पास तो रिपल्शन हो, अपोजिट चार्ज हो तो अट्रैक्शन हो। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जल्दी जल्दी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। कैसे होता है बेटा? मान लो एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है ना। एक बॉडी से दूसरी बॉडी चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है। मान लो यहां से यहां n इलेक्ट्रॉन चले गए कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? n इलेक्ट्रॉन्स चले गए, है ना। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ne लिख दिया मैंने, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से यहां n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए। तो बेटा जिससे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा प्लस q। कितना प्लस q होगा? n इंटू ई। इतने इलेक्ट्रॉन चले गए, इतना पॉजिटिव चार्ज। और जिसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसके पास नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज होगा बेटा? जिससे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कितना? प्लस Ne। और जिसमें मिले उसके पास नेगेटिव चार्ज माइनस Ne। ठीक है,
तो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। अगर यहां से यहां 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर +4e, इसके ऊपर -4e नाम का चार्ज आ जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। आई होप ये चीज आपको पता होगी कि भैया चार्ज मास से जुड़ा होता है ना। इस पे चार्ज आ जाएगा +Ne और इस पे आ जाएगा -Ne, है ना। जिसने इलेक्ट्रॉन गेन की उस पे नेगेटिव। अब क्या है? चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। बेटा बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता, पर बिना चार्ज का मास हो सकता है। बात समझ रहे हो? किसी बॉडी के पास हो सकता हो मास हो पर चार्ज ना हो, पॉसिबल है कि नहीं भाई? न्यूट्रल बॉडीज होती हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बॉडी के पास चार्ज हो पर उसका मास ना हो, है ना। तो चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, है ना। चार्ज के पास मास हमेशा होगा। नेक्स्ट, चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज बोलते हैं बेटा इसको, इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब बेटा अगर किसी बॉडी के पास मान लो चार्ज है, कूलम होती है ऐसा यूनिट, 5 कूलम चार्ज है, और इसको मैं चला दूं 10 मीटर पर सेकेंड से, तो चलने के बाद इसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा? जितना था उतना ही रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होता। इनवेरिएंट, डू नॉट वेरी विथ स्पीड ऑफ बॉडी। अब बोलोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है? बेटा अगर हम मास की बात करें, मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी मास, मास की बात करें तो मास जब बॉडी चलती है तो बढ़ने लगता है। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बात बताई गई है कि m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 - v²/c², है ना कहीं देखी होगी इक्वेशन, m इज इक्वल्स टू m0 अपॉन √1 - v²/c²। ये इक्वेशन ये कहती है कि चलती हुई बॉडी का मास रुकी हुई बॉडी के मास से ज्यादा होता है ना। बट चार्ज के केस में ऐसा नहीं है। चार्ज इज इनवेरिएंट, डू नॉट वेरी विथ स्पीड ऑफ बॉडी। यहां पे लिख लो मास इंक्रीजेस विथ वेलोसिटी, है ना। जब कोई बॉडी चलती है बेटा तो उसका मास बढ़ जाता है। कई लोग को अजीब सा लग रहा है, मास तो कांस्टेंट समझते थे आज तक। बेटा आप लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे, उसके अंदर मास एनर्जी इक्विवेलेंस पढ़ोगे, वहां पे ये बात मैं आपको बताऊंगा कि मास इंक्रीजेस विथ वेलोसिटी, है ना। चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, है ना। नो चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। मान लो कहीं पे चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो डेफिनेटली मास ट्रांसफर भी होगा, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? मास होता है। चार्ज कैन नॉट, नो चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, ठीक है। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती स्पीड की वजह से, बट मास की वैल्यू चेंज हो जाती है, बढ़ जाता है मास चलने पर। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबको पता होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देख लें। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हैं। थोड़ी सी ये डेफिनेशन, थोड़ी सी इसमें फ्लॉ है, इसीलिए इसके बाद एक और डेफिनेशन आएगी। फ्लॉ ये है बेटा कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ऐसा देखा गया कि पेयर प्रोडक्शन का एक फिनोमेना होता है। कौन सा? पेयर प्रोडक्शन का फिनोमेना होता है। उसमें भी ऐसा नहीं कि नया चार्ज बनता है, उसमें अगर प्लस बनता है तो प्लस के साथ माइनस बनता है, ओवरऑल चार्ज 0 ही बना, पर पेयर में चार्जेस प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी ये गलत है। जैसे एक फिनोमेना पेयर प्रोडक्शन का है, पेयर प्रोडक्शन का है ना, उसमें क्या होता है? एनर्जी से मास बन रहा होता है, 2 गामा फोटोन मिलते हैं और बेटा एक इलेक्ट्रॉन बनता है और एक पॉजिट्रॉन बनता है, ठीक है। अब ये तो न्यूक्लियर में ही समझ में आएगा, अभी ज्यादा समझ में तो आएगा नहीं, पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं इसमें चार्ज क्रिएट हो रहा है। पर चार्ज जब भी क्रिएट होगा बेटा किसमें होगा? देखो किसमें क्रिएट, सब एक्स्ट्रा में बता रहा हूं, किसमें क्रिएट होगा बेटा? पेयर में क्रिएट होगा, है ना। एक माइनस हुआ तो साथ में एक प्लस हुआ, ओवरऑल चार्ज बेटा अभी भी कितना क्रिएट हुआ? 0। तो नेट चार्ज कोई क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई नेट चार्ज क्रिएट हुआ। 2 गामा फोटोन से क्या बन गया? एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन। मास से, सॉरी एनर्जी से, इधर गामा फोटोन क्या होते हैं बेटा? एनर्जी, है ना। ये क्या चीज है? एनर्जी। और इधर क्या बन गया? मास बन गया। तो ये भी कहां पढ़ोगे? मास एनर्जी इक्विवेलेंस में ही पढ़ोगे। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है जो हमेशा सही रहती है? ये द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो कभी चेंज नहीं होता। अरे मान लो ये सिस्टम आइसोलेटेड है, इस तरफ नेट चार्ज कितना है? गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं।
द नेट दैट, ये सब पढ़ रखा होगा ना कभी ना कभी तो पढ़ाई होगा। द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इस तरफ बेटा टोटल चार्ज कितना है 0, इस तरफ भी टोटल चार्ज कितना है -1 + 1 0 हो गया। ठीक, जैसे जरा ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक बॉक्स है, इसके अंदर 3 चार्जेस हैं और ये बाहर से आइसोलेटेड हैं। बाहर से कैसे हैं बेटा? आइसोलेटेड, बाहर की दुनिया से इनको तनहा किया गया है, आइसोलेट किया है। अगर ये चार्ज आपस में इंटरैक्ट करें, है ना, टच करें एक दूसरे को, जरा जरा टच मी, तो उससे क्या होगा बेटा? चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना। तो देखा हमने, ये सिचुएशन बन गई। अब कितना चार्ज है? इस पे -1, इस पे 4, तो बेटा Q कितना होगा, है ना? क्या है? द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? 1 2 3 3 6, तो यहां भी टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 6, है ना। पूरा सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इंडिविजुअल चार्जेस चेंज हो सकते हैं, इंडिविजुअल चार्जेस चेंज हो सकते हैं, बट सिस्टम का ओवरऑल चार्ज चेंज नहीं होगा। 1 2 3 3 6, -1 4 और Q, है ना। तो ये पूरा चार्ज इसके बराबर होगा। ये 6 है बेटा, 4 - 1 कितना हुआ? 3, तो ये कितना होगा? 3 3 3 6, है ना। इसको ऐसे कर सकते हो, दोनों तरफ का चार्ज बराबर कर दो। 1 + 2 + 3 = -1 + 4 + Q। क्लियर है? यहां से बेटा कितना हो जाएगा? ये हो गया 6, एक्सक्यूज मी, 3 + Q, Q कितना हो गया? 3 कूलम। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप ये सब चीजें आपको आती होगी। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन क्या होता है बेटा? अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, है ना। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। इसकी 2 डेफिनेशन है, दोनों को समझना होगा। ठीक है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, इसको साइड में कहीं लिख लो। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन इसका मतलब कोई चीज अवेलेबल हो किसमें? फिक्स्ड अमाउंट में, है ना। जितनी चाहो उतनी नहीं मिलेगी, है ना। जितनी तुम मांग लोगे उतनी नहीं मिलेगी। तो चार्ज तुम जितना मांगोगे उतना मिल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। कुछ फिक्स्ड अमाउंट में मिलता है कि 1 चार्ज मिलेगा, फिर 2 चार्ज, फिर 3 चार्ज, इस तरह से कुछ होता है। देखते हैं। द स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो सबसे छोटा चार्ज है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। क्या इससे छोटे चार्ज नहीं होते? होते हैं। इससे छोटे चार्ज होते हैं बेटा क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स के ऊपर। ठीक है, फ्रैक्शनल होते हैं। इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज होता है, पर बेटा वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। यहां क्या बात हो रही है? द स्मॉलेस्ट चार्ज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो अकेला एग्जिस्ट कर सके, है ना। इनसे छोटे चार्ज, इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज क्या है? क्वार्क, एंटी क्वार्क वगैरह हैं, बट वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन को बनाते हैं, है ना। क्वार्क एंटी क्वार्क मिलके, ऐसे प्रोटॉन तो ऐसे क्वार्क से ही बना है ना। तो वो 2-3 मिलकर एक प्रोटॉन बनाते हैं, अकेले नहीं एग्जिस्ट करते। जो अकेले एग्जिस्ट करने वाला सबसे छोटा चार्ज है इस दुनिया का, वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सबको पता है कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो सबसे छोटा चार्ज बेटा ये रहा E। E से छोटा कोई चार्ज नहीं है, सबसे छोटा चार्ज है E। अब इसके बाद जो अगला चार्ज मिलता है वो होता है 2E, उसके बाद 3E, उसके बाद 4E, उसके बाद 5E। सबसे छोटी यूनिट डिफाइन हो गई, इससे छोटा कुछ मिल नहीं सकता। तो बेटा अगली चीज कैसे मिलेगी, है ना। इससे ज्यादा क्या होगा? इसको 2 ले लो, उससे ज्यादा इसको 3 ले लो, उससे ज्यादा इसको 4 ले लो। बात क्लियर हो रही है? दुकान से पेन खरीदने गए, है ना, कितने पेन खरीद सकते हैं मिनिमम? 1, आधा तो मिलेगा नहीं। इससे ज्यादा 2 पेन, उससे ज्यादा 3 पेन, उससे ज्यादा 4 पेन। समझ गए? तो चार्ज की भी यही कहानी है। सबसे छोटा चार्ज जो मिल सकता है वो E है, इसके बाद 2E, 3E, 4E, 5E, 6E। नेगेटिव में भी -2E, -3E, -4E, -5E। ठीक है, इस तरह के चार्ज मिलते हैं, है ना। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। किसमें मिलता है चार्ज हमेशा बेटा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो 1E मिलेगा, इसके बाद 2E, 3E, 4E, -- -1E, -2E, -3, -4E, -NE। तो बेटा जो चार्ज होता है उसको आप लिख सकते हो +- NE। यही चार्ज बेटा एग्जिस्ट कर सकता है ना। वेयर n should always be integer and Q stands for
चार्ज। E स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फंडामेंटल चार्ज। दुनिया का कोई भी चार्ज हो बेटा वो इस इक्वेशन पे सही बैठना चाहिए। कोई भी चार्ज आपको दिया हो, पूछा जाए कि ये चार्ज भाई एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, डीपीपी में सवाल है, लगाना जरूर। पूछा गया ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, आपने चार्ज को उठा के यहां रख दिया, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू वहां रख दी, आपने n की वैल्यू निकाल ली। अगर n इंटीजर है तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा, n इंटीजर नहीं है तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, और n हमेशा क्या है? इंटीजर। दुनिया का कोई भी चार्ज हो बेटा, कहीं भी आपको किताब में कोई चार्ज लिखा हुआ दिखाई पड़े कि इतना चार्ज है, कोई भी सवाल में इतने कूलम का चार्ज, इतने माइक्रो कूलम का चार्ज, उसको यहां पे रखना, यहां पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन रखना, n की वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगी, है ना। चार्ज कैन ऑलवेज बी फाउंड इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। जो भी चार्ज है बेटा वो E का ही इंटीजर मल्टीपल होगा, है ना। जो इतनी बातें कहीं उस पर सवाल करा देते हैं, पर नीट में आ नहीं रहा है इतना हलवा सवाल। जैसे हमने आपसे पूछा कैन अ चार्ज 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर, कैन अ चार्ज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। क्या ये चार्ज आप किसी बॉडी को दे सकते हो? कैसे टेस्ट करोगे बेटा? कैसे टेस्ट करोगे? दुनिया का कोई भी चार्ज हो बेटा वो क्या होना चाहिए? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE पे रखने पे n की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, है ना। तो Q कितना दिया है? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, है ना। तो प्लस ही है तो प्लस ले लेते हैं। n इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बेटा क्या होगा? 10 की पावर माइनस 19, 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा। n इज इक्वल्स टू, वेरी सॉरी, मतलब पेन क्यों चेंज करी, n इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 1.6। बेटा ये जीरो लग गया, कितना हो गया? 16 5 ज़ा 80, n की वैल्यू 5 आ गई विच इज इंटीजर। तो ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा। n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती तो ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हो गया तरीका? कोई भी चार्ज टेस्ट करना हो इस पे रख लो, n इंटीजर आता है तो चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। गिवन चार्ज एग्जिस्ट। क्लियर है? एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। कितने टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये? 5 टाइम्स चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 5 टाइम, 50 टाइम, 500 टाइम, कुछ भी हो सकता है, इंटीजर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, बॉडी को चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं। 3 मेथड पढ़ने हैं, कंडक्शन, इंडक्शन, फ्रिक्शन। सबसे पहले कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है बेटा? दो बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आओ। कंडक्शन, दो बॉडी को डायरेक्ट कांटेक्ट में, एक बॉडी ये रही, इसके ऊपर मान लो कुछ चार्ज है, ठीक है। हम कितना चार्ज है मान लेते हैं, इसके ऊपर Q चार्ज है। दूसरी बॉडी ये रही बेटा, ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आपने दोनों बॉडी को टच करा दिया, आपने दोनों बॉडी को टच करा दिया, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। तो बेटा दोनों बॉडी जब टच करेंगी तो चार्ज ट्रांसफर होगा, है ना, और दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर बॉडी आइडेंटिकल है, अगर बॉडी आइडेंटिकल है ना, कैसे होता है बेटा? कंडक्शन का मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यहां लिख लो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो बेटा अगर बॉडी कैसी हैं? आइडेंटिकल हैं। अगर बॉडी कैसी हैं? आइडेंटिकल हैं। फिर से बोल रहा हूं, अगर बॉडी आइडेंटिकल हैं तो बेटा इसका जो चार्ज है दोनों पे बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा आधा चार्ज दोनों पे आ जाएगा। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो सर क्या होगा? पता नहीं बेटा, वो हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर पढ़ते वक्त, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, वहां पे एक टॉपिक है। अगर आइडेंटिकल है बेटा तो Q/2 बढ़ जाएगा। अब वो लोग आइडेंटिकल नहीं है तो क्या होगा? तो मैंने बता दिया कि जब कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसको सिखाऊंगा कि आइडेंटिकल नहीं है तो कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज, ठीक है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, है ना। क्या किया बेटा? दोनों बॉडी ने क्या किया है? टच किया है ना, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, ऐसा काम यहाँ पे हुआ है ना। बहुत गंदा काम हुआ। चलो भाई ये बात हुई, और क्या बात की जाए? मान लो दोनों बॉडी पे कुछ अलग अलग चार्ज है ना। यहाँ तो एक न्यूट्रल ले ली मैंने, यहाँ मान लो न्यूट्रल नहीं हो, है ना, ये चार्ज है और ये कैसी है? न्यूट्रल है। मान लो दोनों पे कुछ कुछ चार्ज है ना, क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पता नहीं। एक पे चार्ज Q1 मान लो, एक पे चार्ज Q2 मान लो, और बॉडी कैसी मानेंगे? अभी भी हम आइडेंटिकल मान रहे हैं। आइडेंटिकल नहीं होगी तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा,
ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर के अंदर। मान लो आइडेंटिकल बॉडी है, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे चार्ज Q2 है, ठीक है ना। फिर से इनका क्या कराया हमने, जरा जरा टच में कराया इनको फिर से। बेटा इस बार क्या होगा, इस बार चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, याद करेंगे इस चीज़ को, ये चीज़ को रिमेंबर रखेंगे, है ना, रिमेंबर करेंगे, रिमेंबर मतलब लर्न करेंगे। कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, Q1 Q2 है ना, तो इस पे चार्ज आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2, इस पे भी आ जाएगा Q1 प्लस Q2/2। जब दो बॉडी को आप टच कराते हो, एक पे चार्ज Q1 एक पे Q2, तो क्या हो जाता है Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। एक पे 4 कूलम एक पे 3 कूलम, तो 4 प्लस 3 7/2 3.5 3.5। एक पे 4 कूलम एक पे -3 कूलम, तब क्या करोगे 4 - 3, है ना, विथ साइन रखना। एक पे 4 एक पे -3, तो 4 - 3 कितना हो गया 1, 1/2, 0.5 और 0.5, है ना, बराबर से। पर बेटा ये सारी कहानी किसमें होगी, ये सारी कहानी उसमें होगी जब बॉडीज कैसी हों, आइडेंटिकल हों आपस में। क्लियर है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है भाई, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए कंडक्शन में, डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए कंडक्शन में। कैसे होता है बेटा चार्ज ट्रांसफर, यहां से यहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका जाहिर सा मतलब है कि यहां से यहां क्या ट्रांसफर हुआ होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। क्लियर है, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ दैट यू कैन फाइंड, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ Q/2, है ना, यहां से यहां कितना गया Q/2, तो Q/2 इज इक्वल्स टू एनी रख के आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हो। आई होप मेरी बातें सर के ऊपर से नहीं जा रही होगी। यहीं पूछ ले कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सब सवाल आ नहीं रहे हैं, स्टिल वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट। यहीं पूछे यहाँ से कितने इधर इलेक्ट्रॉन गए हैं, है ना, तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ Q/2, तो Q/2 इज इक्वल्स टू एनी, उतने इलेक्ट्रॉन गए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय इंडक्शन। बेटा इंडक्शन में क्या होता है, विदाउट टचिंग काम बन जाए, विदाउट कॉन्टैक्ट, है ना। कंडक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और इंडक्शन में विदाउट कॉन्टैक्ट। बेटा ये पॉजिटिव चार्ज हम एक रॉड लेके आए इस न्यूट्रल बॉडी के पास में, किसके पास लेके आए, न्यूट्रल बॉडी। क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींच लेगा। ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं, मेटेलिक है। तो क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज सारे इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींच लेगा, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओवरऑल बॉडी पे चार्ज कितना है, अभी भी 0 है ना। अगर बॉडी पे मैं पूछूं ओवरऑल चार्ज कितना है, तो बेटा ओवरऑल चार्ज अभी भी बॉडी पे 0 है, बॉडी अभी भी ओवरऑल न्यूट्रल है ना। बट क्या हुआ है, एंड्स पे चार्ज जनरेट हो गया है। क्या हुआ है, एंड्स पे चार्ज जनरेट हो गया है। नियरर एंड पे आता है इसका अपोजिट चार्ज, फार्दर एंड पे आता है सेम चार्ज। ठीक है, तेज तो नहीं हो रहा है। नियरर एंड पे आता है अपोजिट चार्ज, देखो ये पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव आ गया, और जो फार्दर एंड होता है, जो दूर वाला एंड है, फार्दर एंड पे आता है बेटा सेम चार्ज। ये फर्दर एंड है, दूर वाला एंड, इस पे क्या आ जाता है, सेम चार्ज आ जाता है। क्लियर, आज के लेक्चर में समय बचा तो इस पे एक सवाल करा दूंगा कूलम्स लॉ का, और नहीं बचा तो कोई बात नहीं बेटा, है ना, फिर आप डीपीपी में करना। अगर सब समय बचा, अगर टाइम बचा तो इस पे से, वैसे टाइम बचने के चांसेस कितने हैं, 0 हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो अगर बचेगा तो इस पे मैं करा दूंगा, ठीक है। कूलम्स लॉ के अंदर इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं। कहाँ लिख लूँ ये बात, मैं कहीं कोपचे में लिख लेता हूँ, यहाँ पे कहाँ लिख लूँ, चलो दिमाग में लिख लेता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया भाई। तो इसमें क्या है बेटा, फर्दर एंड पे क्या आता है, सेम चार्ज, और नियरर एंड पे क्या आता है, अपोजिट चार्ज, है ना। बात समझ रहे हैं। मान लो ऐसा कर दे बेटा, हम यहाँ पे एक रॉड लेके आए जिसपे नेगेटिव चार्ज हो और यहाँ अनचार्ज बॉडी हो। अब बताओ क्या होगा, इस एंड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस बॉडी के सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देंगे, तो इस बॉडी के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे, है ना, और इस तरफ अपने आप पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। नियरर एंड पे देखो कैसा आया, ऑपोजिट चार्ज आया, इसका ऑपोजिट चार्ज आया। फार्दर एंड, दूर वाले एंड पे क्या आया, सेम चार्ज आया। क्लियर है, दूर यहाँ नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव, दूर वाले पे वही चार्ज होता है जो यहाँ होता है, दूर वाले एंड पे वही चार्ज जो यहाँ पे। कैसे हुआ, पॉजिटिव लेके आए, इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लिया, न्यूट्रल बॉडी थी, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, उधर अपने आप पॉजिटिव चार्ज हो गया। ओवरऑल चार्ज अभी भी कितना है, 0 है। यहाँ नेगेटिव लेके आए, इलेक्ट्रॉन बॉडी के रिपेल होकर उधर चले गए, इधर पॉजिटिव। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बेटा इसमें क्या करते हैं, दो चीज़ों को आपस में घिसते हैं,
है ना, देख रखा होगा क्लास 9th वगैरह में इसके एग्जाम्पल होते थे कि इबेनॉइड रॉड को हमने सिल्क से रब किया वगैरह, ग्लास रॉड रब विद सिल्क वाले एग्जाम्पल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाता है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या है, दो बॉडी को रब करते हैं, रब करने से क्या होता है, खुरचता है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में आ जाता है। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया, खुरचने की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिव और जहाँ से जाएगा वो पॉजिटिव, है ना। वही वाली कहानी हो तो फिर से बता दें, यहाँ से यहाँ मान लो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, है ना, मान लेते हैं इफ n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स, अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ट्रांसफर्स फ्रॉम A टू B, A से B पे, तो बेटा A पे कितना चार्ज आएगा, A पे इलेक्ट्रॉन चले गए A से, क्या आएगा प्लस Ne, और B पे कितना चार्ज आएगा, B पे आएगा माइनस Ne, वेयर E इज 1.6 10 की पावर माइनस 19, है ना। थर्मल एनर्जी, रबिंग से क्या होता है, थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सम आउटर इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। आगे बढ़े बेटा, ये सब बड़ी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। आ गए हम लोग मेन टॉपिक पे, कूलाम्स लॉ। चार्ज की कहानी थोड़ी बहुत समझ में आ गई है, जितनी बताई उतनी ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, इससे ज्यादा सवाल नहीं आ रहे हैं। कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ बेटा क्या डिफाइन करता है, जिस तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था दो मासेस के बीच की फोर्स का, उसी तरह से कूलम्स लॉ है दो चार्जेस की बीच की फोर्स का। बेटा चार्ज और मास मैटर की दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है ना, थोड़ा धीमे धीमे आप पॉज कर करके लिखते जाना। चार्ज और मास मैटर की दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मास के ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ा ग्रेविटेशन, और दो मासेस के बीच की फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पढ़ी, है ना। चार्ज के बीच में बेटा फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, और इनके बीच की फोर्स किसने डिफाइन की, कूलम्स लॉ ने डिफाइन कर रखी है, ठीक है। दो चार्ज हैं Q1 Q2, अब हो सकता हो दोनों पॉजिटिव हों दोनों नेगेटिव हों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो सारे प्रोबेबिलिटी होते हैं। दोनों पॉजिटिव होंगे तो रिपेल होगा, दोनों नेगेटिव होंगे रिपेल होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। बेटा क्या होता है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि दोनों लाइक चार्जेस हैं ना, जस्ट सपोज कर लेते हैं हम, ये बात यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, हम यहाँ पे ये बात सपोज कर लेते हैं कि Q1 एंड Q2 कैसे हैं बेटा, सेम साइन के हैं। अगर बेटा ये सेम साइन के होंगे तो क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा। तो Q2 Q1 को इधर रिपेल करेगा विद अ फोर्स, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। नाम जरा देखना, फोर्स ऑन वन किसने लगाई, टू ने लगाई, और Q1 Q2 को इधर रिपेल करेगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, शायद ग्रेविटेशन में सिखाई होगी ये चीज, और दिस इज फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। बेटा दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं पर अपोजिट होती हैं, है ना, पेयर में अकर करती हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। इसने इसको रिपेल किया एक्शन, तो इसने पलटकर इसको रिपेल कर दिया रिएक्शन। बहुत बढ़िया भाई, इतनी बात हमको समझ में आ गई। फिर क्या है बेटा, ध्यान देना, ये जो फोर्स होती है इट एक्ट्स अलोंग दी लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। जरा ध्यान से देखो, जो लाइन इन दोनों चार्जेस के सेंटर को जोड़ेगी, ये फोर्स उसी लाइन के अलोंग लगेगी हमेशा, है ना। ये बॉडी इसको यूं भी रिपेल कर सकती थी कि इस पे फोर्स इस तरफ लगा देती, या ये बॉडी इसको यूं भी रिपेल, बट लाइन जैसे सेंट्रल फोर्स, जैसे ग्रेविटेशन की फोर्स थी, किस पे लगती थी, अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू मासेस, सेंटर ऑफ मास के अलोंग लगती थी। यहाँ पे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस। ये फोर्स बेटा कितनी होती है, इक्वल एंड अपोजिट होती है। यहाँ पे देख लो जरा, F12 इज इक्वल्स टू माइनस F21। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, सबने पढ़ रखा है बेटा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, कोई नई चीज तो है नहीं। F कितना होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बेटा K यहाँ पे एक कांस्टेंट है जो कि मीडियम पे डिपेंड करता है ना। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों फोर्सेस बराबर हैं, दोनों की वैल्यू यही है। नेक्स्ट, अब इसमें K क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नेक्स्ट लेक्चर में इसमें और पढ़ाई करेंगे। मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी हाई होगी K की वैल्यू उतनी छोटी होगी, फोर्स की वैल्यू भी उतनी छोटी होगी। K is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम भी लिख सकते हैं अपन इसको, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम भी बोल सकते हैं।
बेटा जिस मीडियम की एप्सिलॉन जितनी हाई होगी उसका के उतना लो होगा और उसमें फोर्स बिटवीन टू चार्जेस उतनी कम हो जाती है। एप्सिलॉन की बेटा जो सबसे मिनिमम वैल्यू होती है वो एयर के लिए होती है, तो एयर में एप्सिलॉन सबसे कम होता है, एयर का के सबसे ज्यादा होता है और एयर में फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मैक्सिमम होती है। कितनी बातें बोल गया मैं, बहुत ज्यादा हो गया, राम कथा तो नहीं लग रही है ना। तो केस ये सब पढ़ रखा होगा 1/4 एप्सिलॉन, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन जितना ज्यादा के उतना कम, फोर्स उतना कम, जितनी ज्यादा परमिटिविटी फोर्स उतनी कम। अब क्या है, फॉर एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम, फॉर एयर फ्री स्पेस या वैक्यूम, इसके लिए बेटा क्या होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू मिनिमम होती है और एप्सिलॉन की जगह क्या बोलते हैं बेटा हम लोग उसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। बेटा ये क्या होती है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू किसके लिए होती है, एयर के लिए। अब बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, के मैक्सिमम होगा, फोर्स मैक्सिमम होगी। सो बेटा फोर्स कैसी होगी, मैक्सिमम। दो चार्जेस के बीच की फोर्स कहां पे मैक्सिमम होती है, एयर में, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में। दो चार्जेस को पानी में डालोगे फोर्स कम हो जाएगी, ऑयल में डालोगे फोर्स कम हो जाएगी, है ना, कहीं भी डालोगे फोर्स कम हो जाएगी। दो चार्जेस के बीच में मैक्सिमम फोर्स कहां पे होती है बेटा, एयर में होती है। फोर्स मैक्सिमम इन एयर, एयर या फ्री स्पेस या वैक्यूम एक ही चीज होता है, वैसे एक चीज नहीं होता है बट आपके सिलेबस में एक चीज होता है, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं, यहाँ तो एयर के पार्टिकल हो जाते हैं बट स्टिल हम लोग सेम मानते हैं, है ना। सो बेटा क्या कहानी हो रही है, काफी लंबी कहानियां हो गई, एक पेज जोड़ना पड़ेगा, जल्दी से एक पेज जोड़ते हैं, थोड़ा सा एक बार और बताते हैं कहानी। अभी सवाल करेंगे तो आपको भी मजा आने लगेगा, चीजें आसान लगने लगेगी। अब तक आपने काफी कुछ देख लिया है। क्या बता रहा हूं कि अगर दो चार्जेस हैं बेटा Q1 और Q2 और उनके बीच में सेंटर टू सेंटर कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर और इस पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इधर लगेगी। दोनों फोर्सेस कैसी होंगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। क्लियर है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों फोर्सेस कैसी होंगी, इक्वल एंड अपोजिट होंगी। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों फोर्स का बेटा मैग्नीट्यूड सेम होगा। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अगर इसके आगे क्या लगा दें, मॉड लगा दें। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस का सेम है, उसको हमने F बोला, F की वैल्यू होती है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और मेरा सजेशन है कि Q1 Q2 को विदाउट साइन इसमें रखना, है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम लोग दिमाग से डिसाइड करेंगे। तो आप अपने लिए याद रखना कि हम लोग यहाँ पे इसको कैसे रखेंगे, विदाउट साइन रखेंगे, है ना, और फोर्स का डायरेक्शन खुद से डिसाइड करेंगे। डायरेक्शन क्या करेंगे, खुद से डिसाइड कर लेंगे। इतनी बात हो गई बेटा। तीसरी बात क्या है कि जो K होता है ये मीडियम पे डिपेंड करता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। K किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। एप्सिलॉन बेटा परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है, क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। एप्सिलॉन बेटा क्या है, परमिटिविटी। देखो थोड़ा मैंने स्लो डाउन किया, रिपीट भी कर रहा हूं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। ठीक बेटा, जो एप्सिलॉन है इसकी मिनिमम वैल्यू, अच्छा पहले ये बात कर ली जाए यहाँ पे कि बेटा एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, एप्सिलॉन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, K की वैल्यू उतनी कम होगी और फोर्स बेटा उतनी कम हो जाएगी दो चार्जेस के बीच में। अब बेटा एप्सिलॉन की जो मिनिमम वैल्यू होती है, जो मिनिमम वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है बेटा, एयर के लिए होती है या वैक्यूम के लिए होती है या फ्री स्पेस के लिए होती है। और बेटा मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नॉट मतलब बेटा प्रेजेंस ऑफ नो मीडियम। कितनी इंफॉर्मेशन, इतना डेटा है, बताता चलूंगा, रामकथा चलती चलेगी। एप्सिलॉन नॉट, नॉट मतलब कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वैक्यूम है ना। अब एयर को भी वैक्यूम मान लेते हैं। बेटा इसकी वैल्यू होती है, अप्रॉक्स क्यों लिख रहे हैं बेटा, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, याद रखना, डेफिनेटली याद रखना,
8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बेटा ये कैसी वैल्यू है? ई की मिनिमम वैल्यू है। इस टाइम बेटा के की वैल्यू कितनी होती है? एयर के लिए बेटा के की वैल्यू होती है, एयर के लिए या वैक्यूम के लिए बेटा जो के की वैल्यू होती है, एयर या वैक्यूम के लिए जो के की वैल्यू होगी, ये आपको याद रखनी चाहिए। दोनों वैल्यू आ बेटा आपको याद है ना। कई टीचर्स बोलेंगे मत याद करो, मैं कहूँगा याद रखनी चाहिए। 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एकदम बेसिक चीज़ें हैं। के देखो यहाँ से आया FR² अपॉन Q1 Q2 है ना। के की यूनिट बता रहा हूँ। 9 इंटू 10⁻9 याद करने से तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, वो तो याद करनी पड़ेगी। वो चलो बाद में याद कर लेना, पर ये तो अभी याद कर लेना है ना, प्रायोरिटी है बेटा। जितना मजा तुमको 11th में आया है उससे ज़्यादा मजा तुमको 12th में आएगा। परेशान मत, तो आसान है सिलेबस। के इज बस लेंदी है थोड़ा सा। के इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट कैसे निकाल दी बेटा के की? यहाँ से देखो, आर स्क्वायर इधर गया, Q1 Q2 नीचे आया, फोर्स न्यूटन में, आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 कूलम में, तो कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की बेटा यूनिट जो होगी वो के पलट कर होगी, के उल्टे होगी है ना। के न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बट अलग अलग मीडियम का बेटा एप्सिलॉन अलग अलग होता है। सबसे कम किसमें होता है? एयर में होता है। सबसे कम एयर में होगा, यानी के एयर का सबसे ज्यादा, और एयर में बेटा फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम होगी है ना। फोर्स जो होती है जो चार्जेस के बीच की, वो क्या होती है? मैक्सिमम इन एयर या वैक्यूम। किसी भी और मीडियम में बेटा चार्जेस के बीच की फोर्स कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है अगले लेक्चर में बताएंगे। डाइलेक्ट्रिक टाइम्स कम होती है, पर वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। यहाँ तक की राम कथा क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया बेटा है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? F एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज। F कैसे लगता है बेटा? सेंट्रल फोर्स है, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के अलोंग लगता है ना। मैंने भी बताया था आपको कि जो फोर्स है वो कैसे लगेगी। ये मान लो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो फोर्स बेटा इनके सेंटर को ज्वाइन करती हुई लाइन के अलोंग ही लगती है ना। अगर रिपल्शन की है तो यूं और यूं लगेगी, और बेटा अट्रैक्शन की हो जाएगी तो अंदर की तरफ बना लेना। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? बहुत बढ़िया। अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं ऐसी फोर्स को। ग्रेविटेशन की फोर्स भी सेंट्रल थी। नेक्स्ट, कूलम्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। लिख दो यहाँ पे। कूलम्स लॉ किस पे वैलिड है बेटा? सिर्फ पॉइंट चार्जेस पे वैलिड है ना। बड़े बड़े चार्जेस लेके आ जाओगे आप, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेके आ जाओगे, तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाओगे तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेंगे, DQ में, फिर DQ जो होगा वो पॉइंट चार्ज बन जाएगा। छोटे छोटे चार्ज पे वैलिड है। जब अगर मेरे पास लेके आ जाओगे कि सर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सरफेस चार्ज, तो हम बोलेंगे भाई इस पे कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते। एक काम करो, इसको छोटे छोटे पार्ट में काट लो, और हर छोटे छोटे पार्ट पे कूलम्स लॉ लगा के इंटीग्रेट कर दो। बात समझ में आ गई? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। नेक्स्ट बेटा, कूलम्स लॉ वैलिड है स्टेशनरी चार्ज के लिए। मूविंग चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ नहीं लगाते, स्टेशनरी चार्जेस के लिए लगाते हैं। बट आपके सिलेबस में क्या करते हैं हम लोग? मूविंग में भी लगा डालते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्या करना है? लगा डालना है। नेक्स्ट, F follows inverse square law. F is proportional to 1/r²। इनवर्स स्क्वायर लॉ आपको याद हो, ग्रेविटेशन का फॉर्मूले में जो फोर्स आती थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी फॉलो करती थी। वो क्या होती थी? Gm1m2/r²। ये क्या है? Kq1q2/r²। बातें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। बेटा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, और राउंड ट्रिप में उस फोर्स का वर्क डन 0 होता है। कई बार ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। यही तो होती थी कंजर्वेटिव फोर्सेस।
वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 0, है ना। गोल घुमाएंगे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, वर्क डन 0। कई लोग को लग रहा है किसी भी फोर्स से गोल घुमाएंगे तो वर्क डन 0, बेटा गलत बात है। फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन 0 नहीं आएगा गोल घुमाने पे भी। डिस्प्लेसमेंट 0 है पर वर्क डन 0 नहीं आता है। तो बचपने से आप ऊपर आ जाओ, है ना। अगर अभी भी उतने छोटे बच्चे हो कि राउंड ट्रिप में तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 होगा, ऐसा हमेशा नहीं होता। फ्रिक्शन की फोर्स आप देख लो, नॉन कंजर्वेटिव है, राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं देती। सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट वैलिड है कि राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 हो, है ना। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी मैं आपको बता चुका हूं, ग्रेविटेशन की है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की है, स्प्रिंग की है, ये सब है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा सवाल आगे कूलम्स लॉ पे। द चार्जेस ऑन टू स्फीयर्स आर प्लस 7 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली। दे एक्सपीरियंस अ फोर्स F. If each of them is given an additional charge of minus 2 microcoulomb, then new force of attraction will be। बेटा पॉज करके ट्राई करें, 1 2 3 4 5। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। बेटा दो स्फीयर है मेरे पास, एक पे चार्ज 7 माइक्रोकूलम है, एक पे -5 है, एक पे प्लस 7 माइक्रोकूलम है, एक पे -5 माइक्रोकूलम है। दे एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स F। बेटा डेफिनेटली एक दूसरे को ये क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, है कि नहीं। एक पे प्लस है, एक पे माइनस। बेटा फोर्स कितनी होगी, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इनके बीच का डिस्टेंस नहीं पता है, कोई बात नहीं, R मान लेते हैं। कितना हो गई बेटा फोर्स, F इज इक्वल्स टू K, Q1 कितना है 7, Q2 -5 नहीं 5, विदाउट साइन रखो, डायरेक्शन हम लोग अपने हिसाब से देख लेंगे, पर चार्ज को विदाउट साइन, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। कितनी हो गई बेटा 35K बटे R स्क्वायर। आगे पढ़ते हैं बेटा। इफ ईच ऑफ देम इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम, इसको भी -2 दे दिया, इसको भी -2 दे दिया, देन द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी, है ना बेटा। -2 माइक्रोकूलम दोनों को चिपका दो, गिवन टू ईच। तो बेटा पहली वाली बॉडी पे कितना चार्ज हो जाएगा, पहले कितना था 7 था, -2 दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, है कि नहीं। दूसरी वाली बॉडी पे बेटा चार्ज पहले कितना था, -5 था, कितना और दे दिया -2 और दे दिया, कितना हो गया -7 हो गया। डिस्टेंस इनके बीच का अभी भी r है बेटा, सेम फोर्स आएगी। अब देखो F डैश इज इक्वल्स टू K 5 इंटू -7। मैंने कहा ना माइनस नहीं लेना, तो क्यों ले रहे हो, हाँ नहीं लेना है माइनस फोर्स के में, अपॉन R स्क्वायर। कितनी आ गई बेटा 5 7 35 K बाई R स्क्वायर, यानी F डैश किसके बराबर है, F के बराबर है। इत्तेफाक इतना बढ़िया सेट हुआ कि सेम फोर्स F रिपीट हो गई। क्लियर है सबको। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, साइन 5 35 K बाई R स्क्वायर, -2 इसको दिया, ये बन गया 5, -2 इसको दिया, ये बन गया -7, फिर से K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, सेम फोर्स। आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A charge Q is divided into two parts such that the electrostatic force between two part is maximum. Find the charge on each part. एक चार्ज कैपिटल Q को दो पार्ट में विभाजित कर दिया, है ना। फिर क्या बोला गया, such that electrostatic force between two part is maximum. उन दो पार्ट के बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम है। Find the charge on each part. तो बेटा ऐसा जो सिचुएशन है इसका आंसर होता है आधा आधा डिवाइड कर दो, तब फोर्स मैक्सिमम होती है। तो आंसर तो आपके सामने होगा Q/2 Q/2, ऑप्शन बी यही करेक्ट होता है। अगर आपको मैक्सिमम फोर्स चाहिए 10 कूलम के चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करो, और ऐसा डिवाइड करो कि दो पार्ट्स के बीच में मैक्सिमम फोर्स हो, तो बेटा 5 5 दे दो, मैक्सिमम फोर्स हो जाएगी। याद कर सकते हो ये बात, है ना। फिर भी इसको मैं डिराइव करा देता हूँ। क्या है सवाल पढ़ लो अच्छे से, पॉज करके ट्राई कर लो। 1 2 3 4 5। अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। बेटा चार्ज Q को दो पार्ट में डिवाइड करना है। मैं कहता हूँ एक पार्ट मान लो x, तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा Q माइनस x हो जाएगा, सही है। एक पार्ट मान लिया x, तो एक पार्ट हो गया Q माइनस x। इनके बीच में डिस्टेंस मान लो r। बेटा फोर्स कितनी हो जाएगी K इंटू Q माइनस x इंटू x बटे R स्क्वायर। अब आपको फोर्स कैसी चाहिए, फोर्स बिटवीन टू पार्ट्स इज मैक्सिमम। बेटा इसको मैक्सिमा पे ले जाना है, F को मैक्सिमा पे ले जाना है। बेटा वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x है। y मैक्सिमम कब होता था, जब dy बाई डी एक्स 0 हो, याद है। y मैक्सिमम कब होता है, जब dy बाई डी एक्स 0 हो जाए। तो बेटा फोर्स मैक्सिमा कब होगी, फोर्स मैक्सिमा कब होगी, फोर्स मैक्सिमम कब होगी,
जब df बाई dx की वैल्यू 0 आ जाए। तो बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। इसके एक्सप्रेशन को क्या लिखेंगे, k q माइनस एक्स इंटू एक्स बटे आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x शुड बी इक्वल टू 0। सही है बेटा। k बटे आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, k भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी यहाँ पे फिक्स्ड ही है, तो इनको बाहर ले लोगे उस तरफ जाके 0 हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन किसका बचेगा, q माइनस एक्स इंटू एक्स बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। बेटा k और आर स्क्वायर दोनों चीजें कांस्टेंट है, ध्यान से देखो, k तो एक कांस्टेंट है ना, 9 इंटू 10 पावर 9 एयर के लिए, और r भी क्या है बेटा, डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो नहीं रहा, ये भी बाहर, दोनों चीजें बाहर आके उस तरफ जाके 0 हो गई। ये बेटा क्या हो जाएगा, qx माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऑफ qx माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर लिया, qx माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा डिफरेंशिएट करोगे, qx का डिफरेंशिएशन q आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। सही है ना। यहाँ कांस्टेंट q है, x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस लिखा और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। बेटा q इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2x आ गया, x की वैल्यू कितनी हो गई, q बाई 2 हो गई। तो एक पार्ट हो गया q बाई 2, दूसरा पार्ट भी अपने आप क्या हो जाएगा, q माइनस क्यू बाई 2, q बाई 2। तो याद रखना बेटा, अगर मैक्सिमम फोर्स चाहिए एक चार्ज को दो पार्ट में विभाजित करके, तो आधा आधा विभाजित करना, मैक्सिमम फोर्स मिलेगी। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है, 2019 नीट का सवाल है, क्या है देखते हैं। देखो हमसे हो रहा है कि नहीं, अभी मतलब हमसे मतलब आपसे हो रहा है कि नहीं, हमसे हो ना हो फर्क क्या पड़ता है, हमें तो देना नहीं है। 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, एंड फोर्स बिटवीन देम इज F, ठीक है। इफ 25% ऑफ चार्ज ऑफ A इज ट्रांसफर्ड टू B, देन फोर्स बिटवीन दी चार्जेस बिकम, पहले तो पॉज करके ट्राई करेंगे, 1 2 3 4 5, आई होप अब तक आपने ट्राई कर लिया होगा। 2 पॉइंट चार्जेस A और B हैं बेटा, 2 पॉइंट चार्जेस A और B हैं बेटा, इनके ऊपर चार्ज प्लस Q और माइनस Q है बेटा, इनके ऊपर चार्ज प्लस Q और माइनस Q है, आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, ठीक है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कितना डिस्टेंस अपार्ट है पता नहीं, मान लेते हैं R डिस्टेंस अपार्ट है। फोर्स कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल्स टू K इंटू Q कितना हो गया, Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। बेटा चार्जेस को विदाउट साइन रखेंगे। बेटा फोर्स कैसी होगी, सबको समझ में आ रहा होगा कि फोर्स अभी अट्रैक्शन की होगी, पॉजिटिव नेगेटिव है, K इंटू Q1 इंटू Q2 दोनों Q हैं, विदाउट साइन रखना, अपॉन आर स्क्वायर। सवाल मत पूछो, बात समझो, अभी विदाउट साइन रखो, फोर्स का डायरेक्शन हम खुद से सोचेंगे, नेगेटिव रखोगे फिर डायरेक्शन में कंफ्यूज होगे, ठीक है। साइन कब रखना है, कहीं नहीं रखना है, साइन रखना सीधा जाके पोटेंशियल के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर रखना, और कहीं साइन नहीं, फील्ड वील्ड में भी कभी भी साइन नहीं रखना, सिर्फ पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर साइन रखना स्टार्ट करना। चलो आगे आते हैं। If 25% charge of A is transferred to B, then the force between the charges becomes क्या किया बेटा क्या किया, 25% चार्ज ऑफ A किसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर्स टू B, है ना। A का 25% चार्ज B को ट्रांसफर हो गया। बेटा A का 25% चार्ज कितना होगा, 25% मतलब 1/4, यानी Q बटे 4, है ना। 25% मतलब क्या होता है, 1/4, 50 होता है आधा, 25 1/4, तो Q बाई 4 यहां से यहां चला गया, Q बाई 4 यहां से यहां चला गया, तो A पे कितना चार्ज बता, जरा बताओ, Q माइनस Q बाई 4, और बेटा B पे कितना चार्ज हो गया, Q बाई 4 यहां से यहां आ गया, तो माइनस Q प्लस Q बाई 4। बोलो बात समझ में आई। 25% का मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, 25% मतलब होता है किसी चीज का 1/4, इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है, तो इसका 1/4 ले जाओ, यानी Q में से Q बाई 4 निकल गया और कहाँ ऐड हो गया, यहाँ आके ऐड हो गया, यहाँ पे माइनस Q था प्लस Q बाई 4, ये A ये B है ना, ऐसे ही बड़ा बना दिया ताकि लिख सके अंदर, और कोई बात नहीं है। कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है बेटा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, Q बाई 4 चार्ज ट्रांसफर, तो इसलिए Q माइनस Q बाई 4 और वो माइनस Q प्लस Q बाई 4, और उनके बीच में डिस्टेंस तो मैं बनाना ही भूल गया है,
ऐसे थोड़ी ना होता है मास्टर, है ना, समय बर्बाद। ये अब सही है। इनके बीच का डिस्टेंस तो डिस्टर्ब नहीं किया गया है, तो डिस्टेंस को r रहने देते हैं। q माइनस क्यू बाई 4 माइनस क्यू प्लस क्यू बाई 4, तो बेटा कितना हो जाएगा, q माइनस क्यू बाई 4, 4q माइनस क्यू 3q बाई 4 हो गया इसके ऊपर चार्ज। और यहाँ देखा जाए 4q माइनस क्यू 3q बाई 4, यहाँ देखा जाए माइनस 4q प्लस क्यू कितना हो गया, माइनस 3q बाई 4, ठीक है ना, सही है। 4q माइनस क्यू 3q बाई 4 माइनस 4q प्लस क्यू माइनस 3q बाई 4। बेटा अब नई फोर्स क्या होगी, उसको f डैश बोल देते हैं, k q1 3q बाई 4 q2 k q1 3q बाई 4 और q2 फिर से बेटा 3q बाई 4, माइनस मत रखना, बार बार मना कर रहा हूं, अपॉन आर स्क्वायर। एफ डैश की वैल्यू क्या हो गई बेटा, k q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना, k q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। 3 3 9 4 4 16, यानी 9/16। बेटा ये कितनी वैल्यू है, ये f है, तो f डैश कितना हो गया बेटा, f 9/16, यही तो हो गया, है ना। ये पूरी वैल्यू देखो f की थी, तो f डैश की वैल्यू हो गई 9/16 f, क्लियर है, 9/16 f, 9/16 f, f डैश की वैल्यू हो गई 9/16 f, डी इज दी ऑप्शन। सभी का आ गया होगा मेरे ख्याल से, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा 2010 में देखें क्या सवाल पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं टू पॉजिटिव आयंस, आयंस बेटा है ना, आयंस, ईच कैरिंग अ चार्ज q, ईच कैरिंग अ चार्ज q, है ना, सेम चार्ज है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, इफ f इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, देखो पहले ही बोल दिया सेम चार्ज है, क्योंकि बोल रहा है ईच कैरिंग अ चार्ज q, अगर अपोजिट होता तो बोल देता ईच कैरिंग चार्ज q ऑफ अपोजिट साइन, है ना, बोल रहा है ईच कैरिंग चार्ज q मतलब सेम। If F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be E being the charge on electron। क्या मांग लिया बेटा आपसे, the number of electrons missing from each ion, बेटा n की वैल्यू पूछ रहा है सवाल आपसे, number of electrons missing from each ion, n की वैल्यू। ट्राई करें पॉज करके, 1 2 3 4 5, आई होप अब तक आपने ट्राई कर लिया होगा पॉज करके। दो पॉजिटिव आयन है, दोनों पे चार्ज Q है, एक पॉजिटिव आयन ये रहा, एक पॉजिटिव आयन ये रहा, 2 पॉजिटिव लिख दिया है क्या, कितने गधे हो मास्टर, यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा है फिर कह रहे हो दोनों का चार्ज सेम है, लालत है तुम पे, बंद कर दो लेक्चर। कोई बात नहीं बेटा, है ना, थोड़ा सा दिमाग कभी कभी कम चलता है, उम्र हो रही है आप समझ रहे हो, तो उम्र के साथ ये सब हो जाता है। खैर एनीवेज, 2 पॉजिटिव आयन लिखा था, हम बता रहे हैं ये सब, पढ़ाओ चलो, टाइम नहीं वेस्ट। 2 पॉजिटिव आयंस, हाँ कैरी इतना, ठीक है, हाँ ठीक है, बाय अ डिस्टेंस d, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, d है, चलो बढ़िया भाई, डिस्टेंस भी d लगा लिया। आगे देखते हैं, इफ f इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी है, f है ना, जाहिर सी बात है बेटा, दोनों पॉजिटिव हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, है ना बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ है यानी इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज है यानी इसमें से भी कुछ इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे बेटा, Q इज इक्वल्स टू N, है ना भाई, अगर इसके अंदर से N इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी तो इस पे चार्ज प्लस Q आया होगा, है कि नहीं, तो Q इज इक्वल्स टू प्लस N बोल दो चाहो तो। भाई किसी के ऊपर अगर प्लस चार्ज आया है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, Q इज इक्वल्स टू प्लस N, बेटा खेल खत्म हो गया। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2, दोनों Q हैं, अपॉन D स्क्वायर, क्लियर है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। अब डिस्टेंस D बोला है, R नहीं बोला है, इसलिए हमने भी D लिख लिया। चलो ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा अब क्या किया जाए, K की वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखो अब बताया तो है नहीं, कहाँ है, नहीं बताया, जब ना बताए तो बेटा एयर में रख दिया करो, वैक्यूम में, है ना। देखो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन भी देखो तो एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, तो अपने आप हम लोग खुद से मान लेंगे कि मीडियम क्या हो रखा है, एयर या वैक्यूम है। जब मीडियम ना दिया हो
तो एयर या वैक्यूम कंसिडर कर सकते हैं। तो बेटा के की वैल्यू चिपका देंगे, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए, किसी और मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू एफ लिख सकते हैं। बिल्कुल बेटा, क्यू की जगह क्या रख दो, एन ही रख दो, तो ये कितना हो जाएगा एन स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर इंटू एफ। यहाँ से बेटा n की वैल्यू चाहिए तो हमें तो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ अपॉन ई स्क्वायर। यहाँ से n क्या हो जाएगा बेटा, यही चीज़ अंडर रूट में डाल देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ अपॉन ई स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ अपॉन ई स्क्वायर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, ये तो नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ अपॉन ई स्क्वायर रूट के अंदर, सही है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर एफ अपॉन ई स्क्वायर, डी स्क्वायर एफ अपॉन ई स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सिंपल, एफ इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगाया, क्यू की जगह एन ही रख दिया। नेक्स्ट बेटा, कंपैरिजन विथ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो काफी सिमिलैरिटी दिख रही है तो कंपेयर करना ऑब्वियस होता है, और मैंने बताया मैटर की दो ही सबसे मेजर प्रॉपर्टी होती हैं, चार्ज और मास, तो वहां से भी कंपेयर करना बनता है। बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो होती है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो होती है जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। सिमिलैरिटी क्या है, बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों में फोर्स प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, कि अगर डिस्टेंस को हम डबल करेंगे तो फोर्स 4 गुना कम होगी। इनवर्स स्क्वायर लॉ यही तो कहता है ना, डिस्टेंस को आप डबल करो, दो चार्जेस के बीच का या दो मासेस के बीच का सेपरेशन डबल करो, तो बेटा 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, वो भी 1/4, तो फोर्स 4 गुना कम होगी। दो चार्जेस के बीच की या दो मासेस के बीच के सेपरेशन को ट्रिपल कर दो तो 3 का स्क्वायर 9, फोर्स 9 गुना कम होगी। दूसरी बात बेटा क्या है, एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ बॉडीज, है ना, ये भी सेंट्रल फोर्स है, ये भी सेंट्रल फोर्स है, दोनों की दोनों क्या है बेटा, सेंट्रल फोर्सेस हैं। डिफरेंसेस क्या है बेटा, जी जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, पूरे यूनिवर्स के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। शायद आपको याद भी हो जी की वैल्यू, आई होप सो। जी की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। के डिपेंड्स ऑन मीडियम बेटा, अलग अलग मीडियम का के अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम एयर की बात करें तो एयर का के हमें पता है, एयर या वैक्यूम का, एयर या वैक्यूम का के हमने पढ़ रखा है, कितना आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एफ जी इज अट्रैक्टिव ओनली, बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं, दो मास एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। एफ ई कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स केप्ट इन फ्री स्पेस। बेटा बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है, क्या पूछा है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। बेटा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इनके बीच में क्या पूछा है, इनके बीच का सेपरेशन आर मान लो, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये रहा एक ये रहा, इनके बीच का सेपरेशन आर नहीं मानो, दे रखा होगा, है ना, नहीं दे रखा है तो आर मान लो, इनके बीच का सेपरेशन आर मान लो। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, ई की जगह इसको ई, चलो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक को ई भी, इलेक्ट्रो भी बोला जाता है, तो ई अपॉन एफ जी, ये पूछा है बेटा फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स, फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स, फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स।
तो बेटा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इसका जो आंसर आता है वो 10⁻40 में आएगा, तो ऑप्शन डी ही होता है। पर फिर भी आप चाहो तो अपनी खुशी के लिए आप इसको कर सकते हो, बड़ा आसान हो जाएगा। एफ इलेक्ट्रिक अपॉन एफ ग्रेविटेशनल, एफ इलेक्ट्रिक हो जाएगा बेटा के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल हो जाएगा जी M1 M2 बटे आर स्क्वायर। सही है, चलो स्पीड पकड़ते हैं फिर से। ठीक है बेटा, क्या होगा, आर स्क्वायर कैंसिल होगा, के की वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁻9, Q1 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ई स्क्वायर रख सकते हैं, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 बेटा, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M2 भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर है ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ दे रखा होगा 1.6 10⁻19 कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा 9.1 × 10⁻31 kg। दोनों वैल्यूज उठा के बेटा यहाँ पे आप चिपका देना, आंसर आप खुद से अब निकाल सकते हो। कैलकुलेशन है इसके बाद, आई होप आप कर लोगे। स्टैंडर्ड सवाल है बेटा, ये सब बहुत फेमस सवाल है, इसके आंसर तो मैं चाहूँगा आपको याद हो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ऐसा ना हो कि आप वेट कर रहे हो उसको सॉल्व करने का। 9.1 इंटू 10⁻31 का स्क्वायर, इसमें बहुत से होते हैं, प्रोटॉन का भी होता है, डेटा याद कर लो, अल्फा का, तो मैं सबका डेटा नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डेटा याद करा रहा हूँ। ये वैल्यू बेटा अप्रॉक्सीमेटली 10⁻42 आती है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल से बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। कितने गुना स्ट्रांग होती है बेटा, 10⁻42 टाइम्स स्ट्रांग होती है। ठीक है, रेस्ट यू कैन डू द कैलकुलेशंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 2017 नीट का सवाल है, आइए देखें क्या कह रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं, सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। देखो नई कहानी बना रहे हैं, कैसी बात है, हम लोग को तो पता है भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, बस अपोजिट होता है, ये कह रहे हैं अलग होता है। इनकी कहानी से जरा अपने आप को लाइन अप करिए। सपोज पहले ही वर्ड क्या बोल रहे हैं कि सपोज कर लो, ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं भाई, मानने को बोल रहे हैं, मान लेते हैं, है ना भाई। अब क्या करें, पेपर आप बनाएं, आप तो जो बोलोगे, आप तो बोलोगे सपोज करो कि भाई आप जो बोलोगे मान लेंगे ना। आप बोलोगे कि सपोज कर लो कि न्यूटन का पहला लॉ गलत है, तो हम कहेंगे हाँ भाई अब आप पेपर बनाओ, जो चाहो करो हमारे साथ, है ना, बंदी है हम लोग। सपोज द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, अलग होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्ज। इस तरह के सवाल नीट पूछता नहीं है जल्दी, पर पता नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ऐसा क्या इनका दिमाग खराब हुआ कि इस तरह का एक हाइपोथेटिकल सवाल इन्होंने बना के दिया है। जनरली ये चीज जेई करता है, वो भी एडवांस क्वेश्चन में करता है। वन ऑफ देम इज माइनस ई, सवाल टफ नहीं है, वन ऑफ देम इज माइनस ई, अदर इज ई प्लस डेल्टा ई, है ना। कह रहे हैं कि वन इज माइनस ई, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई है और प्रोटॉन पे ई प्लस डेल्टा ई कर रखा है ना। इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, if the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than atomic size apart is 0। क्या बोल रहे हैं, net of electrostatic force and gravitational force, दो हाइड्रोजन के एटम होंगे बेटा, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। दो हाइड्रोजन के एटम, एक एटम ये, एक एटम ये, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है और ग्रेविटेशनल भी है। क्या बोल रहे हैं ये, इफ द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट डिस्टेंस d मच ग्रेटर देन एटॉमिक साइज अपार्ट इज 0, नेट फोर्स कितनी है, 0 है। देन डेल्टा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी, 10⁻23, 10⁻37, 10⁻47, 10⁻20। ट्राई करें इसको, पॉज करके 1 2 3 4, मैं पानी पी लूं। पांच, चलो देखते हैं बेटा। हाइड्रोजन एटम की बात की है, ये एक H का एटम, ये एक H का एटम। बेटा H के एटम में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है सराउंडेड बाई एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ भी एक प्रोटॉन होगा सराउंडेड बाई एक इलेक्ट्रॉन होगा। इनके बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है, d, प्लेस्ड एट डिस्टेंस d। ठीक है भाई, हम भी मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर टू सेंटर लेना चाहिए वैसे डिस्टेंस, तो जो हम ले रहे हैं वो सही नहीं है, सेंटर टू सेंटर ले लेते हैं। प्लेस्ड एट सेपरेशन d, ठीक है भाई, d सेपरेशन पे ले लिया।
अब क्या कह रहा है कि इनके बीच की द नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट डिस्टेंस d अपार्ट इज 0। जरा समझो क्या हुआ होगा बेटा। हुआ ये होगा, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ये बोल रहे हैं हमसे कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आज से है -e और प्रोटॉन पे चार्ज +e नहीं है। दुनिया जानती है +e होता है, पर ये कह रहे हैं +e + ΔE है कि नहीं। ये बोल रहे हैं e + ΔE है ना, दोनों ही प्लस लिख दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया जानती है भाई प्रोटॉन पे चार्ज +e है, पर ये कह रहे हैं e + ΔE लो। हमने कहा ठीक है। जरा हाइड्रोजन के एटम के ऊपर नेट चार्ज सोचो। प्रोटॉन पे e + ΔE, इलेक्ट्रॉन पे -e है ना। तो नेट चार्ज बताओ। नेट चार्ज ऑन H एटम, इलेक्ट्रॉन पे -e है, प्रोटॉन पे e प्लस, देखो इलेक्ट्रॉन पे कितना है -e है, अरे अरे इलेक्ट्रॉन पे -e है, प्रोटॉन पे e + ΔE है। तो बेटा नेट चार्ज कितना हो गया ΔE। इसके ऊपर भी नेट चार्ज ΔE, इसके ऊपर भी नेट चार्ज ΔE। ठीक है, तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना है हमने मान लिया। इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज Q है, तो इसका चार्ज भी Q है और Q की वैल्यू कितनी है ΔE। नहीं समझ में आया। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना होगा भाई। एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, हम बचपन से पढ़ रहे हैं। एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, पर अभी न्यूट्रल नहीं रहेगा क्योंकि इन्होंने सपोज करवा दिया है कुछ हम लोग से, है ना। द ग्रेविटेशनल, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। एटम तो न्यूट्रल होता था, पर इन्होंने क्या कहा कि प्रोटॉन का चार्ज क्या है e + ΔE, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e है, तो e कैंसिल, ΔE इस पे भी आ गया, ΔE इस पे भी। अब क्या होगा बेटा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं, है ना। e + ΔE जो भी है, प्रोटॉन का ही चार्ज तो बढ़ाया है, तो दोनों पे बेटा पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी लगेगी, रिपल्सन की लगेगी, रिपल्शन की। ये लग गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है कि नहीं। और बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी लगेगी, वो तो हमेशा अट्रैक्शन की होती है, ये हो गई F ग्रेविटेशन। तो ये क्या बोल रहे हैं, if the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom placed at distance d apart is 0। नेट फोर्स कितनी है ना। if the net of force, नेट फोर्स कितनी है बेटा, नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स कितनी दे रखी है, नेट फोर्स 0 दे रखी है। तो बेटा ध्यान से देखो क्या हुआ, प्रोटॉन पे e + ΔE, इलेक्ट्रॉन पे -e और प्रोटॉन पे e + ΔE कैंसिल, ΔE इसके ऊपर ΔE, दोनों पे पॉजिटिव। रिपल्शन हुआ, ग्रेविटेशन से अट्रैक्शन। तो बेटा नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये इसको कैंसिल कर रही होगी, तो जाहिर सी बात है F इलेक्ट्रिक शुड बी इक्वल टू F ग्रेविटेशन, तभी तो नेट फोर्स 0 होगी, है ना। इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाएं दोनों फोर्सेस, है ना। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स इज 0, इसका मतलब जो F ग्रेविटेशन है वो F इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर हो जाएगी, है ना। ऐसे लिख लेते हैं, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू F ग्रेविटेशन। F इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी K Q1 Q2, दोनों पे चार्ज तो सेम ही है, अपॉन d², और ये हो जाएगी G M1 M2, दोनों का मास भी सेम होगा, m²/d², है ना, दोनों हाइड्रोजन एटम है। d² कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज रखने का वक्त आ गया। k की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा, 9 × 10⁻9 रख देंगे, क्योंकि एयर ही मान लेंगे हम लोग, मीडियम तो दे नहीं रखा, एयर मान लिया हमने। 9 × 10⁻9 और Q² यानी ΔE का स्क्वायर। बेटा G कितना होता है, 6.67 × 10⁻11। एंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, बेटा हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, इसी का मास होगा 1.67 10⁻27 kg दे रखा है। वैसे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1.67 × 10⁻27, मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास रख दो, है ना, 1.67 10⁻27। सो 1.67 × 10⁻27 का होल स्क्वायर। बढ़िया तगड़ी कैलकुलेशन है, तगड़ी कैलकुलेशन है। क्या अप्रोक्सीमेशन किया जाए,
पहले और लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। 9 इंटू 10⁻9 इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पीछे क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास कितना है 1.67 इंटू 10⁻27 का स्क्वायर, दोनों फोर्सेस बराबर हो गए। अब जरा ध्यान से देखो, क्या हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। ऑप्शन क्या है? 10⁻23, 10⁻37, 10⁻47, 10⁻20। ये दोनों ऑप्शन थोड़े से क्लोज हैं, अदरवाइज दूर दूर दिख रहा है। चलो ट्राई मारते हैं एक बार। चलो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। 9 इंटू 10⁻9 डेल्टा ई का स्क्वायर 6.67 इंटू 10⁻11, बेटा ये बाहर आएगा 1.67 का स्क्वायर 10⁻27 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2 7 ज़ा 14 -54, है ना। सारा खेल 10 की पावर का है। आप ध्यान से देखो, वैल्यू नहीं निकालनी है। डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, सारा खेल ऑर्डर का है ना। तो क्या किया जाए, 10 की पावर इधर भेजी जाए। 9 इंटू 10⁻9, 9 को करीब करीब 10 मान लेते हैं, है ना। 9 को करीब करीब 10 मान लेते हैं, तो ये हो गया 10 की पावर 10 डेल्टा ई स्क्वायर, है ना। नियरली इक्वल टू कर दिया अब मैंने, है ना। 9 को करीब करीब 10 मान सकते हैं, इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 1.67 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 54 और माइनस में है दोनों, 10 की पावर -65 हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो 11 है ना, 54 और 11 65, सही है। यहाँ से बेटा डेल्टा ई का स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 6.67 इंटू 1.67 का स्क्वायर, 10 की पावर -65, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 की पावर -65, तो ये भी आके माइनस हो गया, 10 की पावर -75, सही है। 10 की पावर -65, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 10 की पावर 10 नीचे गया, 10 पावर, चलो ठीक है। अब एक काम करते हैं, अच्छा एक काम करते हैं 6.67, अब हम रूट लगाने की कोशिश करते हैं। रूट लगाएंगे क्या होगा, ये तो हट जाएगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा 2 से। अप्रॉक्सीमेट देखो, ये हट जाएगा, 6.6 का रूट 4 का रूट 2 होता है और 9 का रूट 3, तो 2 और 3 के बीच में कुछ 2.5y की वैल्यू आएगी ये, है ना। अगर डेल्टा ई यहीं से हम निकालने की कोशिश करें, ये कुछ 2.5 के आसपास आ गई मान लेते हैं, है ना। 2 का स्क्वायर 4 होता है, अगर रूट लगा दें इसमें, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो उनके बीच में ये 1.67 तो एज इट इज आ जाएगा, और 10 की पावर -75 डिवाइड बाई 2, 2 3 ज़ा 6, 15, 2 7 ज़ा 14, -37.5 कुछ आ रहा है ना। ये मिला जुला के कुछ इसी के आसपास ही रह जाएगा। फाइनल आंसर देखो, है ना, 2 इंटू 10 की पावर -37 के आसपास, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट यही ऑप्शन है, 10 की पावर -37, है ना। तो ये नहीं है कि एकदम लगे हुए हैं एग्जैक्ट आंसर निकाल लेंगे, वो चाहते हैं आपका समय बर्बाद हो, तो इसलिए आप क्या किया करो, अप्रोक्सीमेशन। मैंने कहा मना किया अप्रोक्सीमेशन आपको करने से, डॉपलर इफेक्ट के अंदर, और कभी मना नहीं किया। तो आप अप्रोक्सीमेशन करो, नियर अबाउट आपको वैल्यू दिख जाएगी, है ना। यहाँ पे स्क्वायर रूट लोगे तो इसकी पावर हाफ हो जाएगी, हाफ होगी तो ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। 2 आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर ईच हैविंग अ मास m, है ना। आइडेंटिकल कैसे हैं, 2 आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज स्फीयर, दोनों एक जैसे हैं, ईच हैविंग अ मास m, हैंग इन इक्विलिब्रियम एज शोन, इक्विलिब्रियम में भी हैं, हैंग इन इक्विलिब्रियम, बेटा नेट फोर्स क्या होगी, 0 होगी, इक्विलिब्रियम का मतलब। द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज l एंड द एंगल मेड बाई एनी स्ट्रिंग विद द वर्टिकल इज थीटा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच स्फीयर। पूछ रहा है ईच स्फीयर पे नेट चार्ज कितना होगा। पॉज करके ट्राई कर लें, 1 2 3 4 5। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस तरह के सवाल। अरे ये क्या हुआ, इसका इमेज नहीं लेके आए, कोई बात नहीं बचवा, चलो करते हैं। तो यहां से मैंने टांग लिया, ये वर्टिकल हो गया, ये एक इधर, ये एक इधर हो गया, है ना। यही तो कह रहा है, वर्टिकल से थीटा थीटा पे, एल एल लेंथ पे, क्यू क्यू चार्ज है और एम एम मास भी होगा मेरे ख्याल से, नहीं है तो मान लेना। इसका क्यू चार्ज एम मास, इसका भी बेटा क्यू चार्ज
m मास, लेंथ कितनी l है, लेंथ कितनी l है, एंगल थीटा है, एंगल थीटा है ना। कैपिटल एल ही दी है कि कुछ और है, यहाँ स्मॉल एल वहाँ कैपिटल, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। लेंथ, मास कितना है, m है, और चार्ज नहीं दिया है, चार्ज ही तो निकालना है भाई, चार्ज ही तो ये निकालना है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच स्फीयर, यही तो फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। आओ निकाल लेते हैं बेटा। क्या करेंगे, अब एक चीज यहां पे बोली है, ध्यान देना, एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, हैंग इन इक्विलिब्रियम, हैंग इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं दोनों पे क्यों क्यों मान लिया चार्ज, बराबर क्यों माना, ये पढ़ो। टू आइडेंटिकल स्मॉल चार्ज स्फीयर, कैसा है बेटा, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है तो दोनों पे चार्ज बराबर बराबर मान लिया। अच्छा, दूसरी बात, दोनों पे सेम चार्ज होगा कि अपोजिट चार्ज, बेटा देखो ऐसे चार्ज को ऐसे टांगा या ऐसे दूर भाग गए, है ना। कहानी तो समझो, मतलब सवाल के पीछे ही कहानी, दो चार्जेस को यूं लटकाया, दोनों रिपेल होके दूर भागे होंगे ना, दो चार्जेस को ऊपर से यूं लटकाया, दोनों रिपेल होके दूर भागे होंगे, इसका मतलब दोनों के ऊपर लाइक चार्जेस होंगे। तो मान लेते हैं इस पे भी प्लस क्यू, उस पे भी प्लस क्यू, या चाहो तो माइनस क्यू भी मान सकते हो, दोनों के ऊपर रिपल्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे आके इक्विलिब्रियम में है बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है कि नेट फोर्स क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो होगी, भले ही वो एक्स की हो, भले ही वो वाई की हो, है ना। ये भी पढ़ा है हम लोग ने कि एफ नेट भले ही एक्स डायरेक्शन का हो वो भी जीरो होगा, और एफ नेट जो वाई डायरेक्शन का हो वो भी जीरो होगा। ध्यान से देखो, ईच हैविंग अ मास m हैंग इन इक्विलिब्रियम, दोनों ही बॉल किसमें है, स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, दोनों ही स्फीयर किसमें है, इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स जीरो होगी। आइए इस पे लगने वाली सारी फोर्सेस का एनालिसिस करें बेटा। सबसे पहले बेटा इस पे एक फोर्स लगेगी नीचे की तरफ mg की, इसका वेट, किसी भी एक को पकड़ लो दो में से, इसका वेट। दूसरा बेटा ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, है ना, दोनों लाइक हैं तभी तो दूर दूर भाग रहे हैं, तो रिपल्शन की फोर्स कितनी हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो ये इसको रिपेल किया है ना, तो ये इधर एक फोर्स लगी एफ इलेक्ट्रिक, एफ इलेक्ट्रिक कितनी होगी बेटा, के क्यू क्यू बटे आर स्क्वायर, आर तो पता नहीं है तो मान लेते हैं कि इनके बीच का टोटल सेपरेशन कितना है, आर, आर गिवन नहीं है, आप निकाल सकते हो एल साइन थीटा, ये एल कॉस थीटा, इधर से ये भी एल कॉस थीटा, आर आप निकाल सकते हो। खैर अभी के लिए एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रही है, वेयर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, है ना, के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। बेटा दूसरी एक फोर्स इसके ऊपर लगेगी, टेंशन की फोर्स, है कि नहीं, स्ट्रिंग है तो भाई टेंशन होनी ही होनी है, तो एक लग गई टेंशन की फोर्स। सब मिला के बेटा इन तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आना है, सब मिला के बेटा इन तीनों फोर्स का, इन तीनों फोर्स का जो रिजल्टेंट आना है वो कितना आना है, जीरो आना है। तो टी के दो कंपोनेंट कर लिए जाए, है ना, है कि नहीं, टी का ये वाला कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा, टी का ये वाला कंपोनेंट fe को बैलेंस करेगा। बेटा ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, इधर कंपोनेंट कितना आएगा, t cos थीटा, और इधर कितना कंपोनेंट आएगा, t sin थीटा। तो जाहिर सी बात है t cos थीटा बैलेंस करेगा mg को, और t sin थीटा बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, है कि नहीं। एक काम करते हैं, इसको सेपरेट रंग से ले लेते हैं, ठीक है ना। तो t का इधर कंपोनेंट t cos थीटा, और t का इधर कंपोनेंट हो जाएगा t sin थीटा, है ना। अब t cos थीटा विल बैलेंस mg एंड t sin थीटा विल बैलेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो F नेट x में जीरो है, x में t sin थीटा इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, तो t sin थीटा इज इक्वल्स टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। F नेट y में भी जीरो करनी है, y में ऊपर t cos थीटा और नीचे की तरफ mg, तो ये भी बराबर होंगी t cos थीटा इक्वल टू mg। क्या हमें टेंशन निकालनी है, नहीं, हमें किस में इंटरेस्ट है, q में इंटरेस्ट है। q कहां से मिलेगा, e के एक्सप्रेशन से, है ना, f के एक्सप्रेशन से। इसको इससे डिवाइड कर लो, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड कर लो,
फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो गया भाई साहब, टेन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा, एफ ई डिवाइड बाई एम जी आ जाएगा। समय आ चुका है एफ ई की वैल्यू रखने का, नहीं समझ में आया, बड़ा सिंपल था, ये टेंशन टी, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, टी कॉस थीटा एम जी के बराबर, टी साइन थीटा एफ ई के बराबर। सही है, टी साइन थीटा से एफ ई आया और टी कॉस थीटा से एम जी आया, डिवाइड कर दिया टैन थीटा से ये आया। अब बेटा समय आ गया है वैल्यूज पुट करने का, टैन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी। अब एफ ई की वैल्यू पुट कर देंगे, टैन थीटा एफ ई क्या है बेटा, के Q1 Q2 दोनों बराबर हैं, क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एम जी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सवाल में देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच स्फीयर। आइडेंटिकल थे तो दोनों पे चार्ज सेम माना था। यहाँ से बेटा देखो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एम जी आर स्क्वायर इंटू के इंटू टैन थीटा, यही आएगी क्यू स्क्वायर की वैल्यू, एम जी इंटू आर स्क्वायर इंटू के इंटू टैन थीटा। बेटा समय आ गया है के की वैल्यू भी चिपकाने का। मान लेते हैं सिस्टम किस में है, एयर या वैक्यूम में मान लेंगे, शायद गिवन भी हो, नहीं गिवन है तो अपने आप मान लो एयर या वैक्यूम। तो एफ ई बाई एम जी टैन थीटा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी आर स्क्वायर इंटू, अच्छा देखो गलती हो गई थी यहाँ पे, पकड़ में आ गई, अच्छा हुआ, के की वैल्यू पहले यहीं चिपका देते हैं वरना गलती और होगी। टैन थीटा इज इक्वल्स टू के क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। अब सही होगा, यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू अब सही आएगी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम जी इंटू टैन थीटा। अब बेटा आर की वैल्यू रखने का समय आ गया है, क्योंकि आप ध्यान से देखो आर की वैल्यू कहीं नहीं गिवन है, आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो बेटा, ये देखो होगा एल साइन कॉस थीटा, ये क्या होगा एल साइन थीटा, और ये भी एल साइन थीटा, तो 2l साइन थीटा। बोलो समझ में आया है ना। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति थोड़ी सी लगानी पड़ेगी यहाँ, है यहीं पे देखो पीछे, ये देखो बेटा, ये जगह खाली कर लेते हैं अपन, इसको कहीं और लिख लेते हैं कोपचे में। अब यहां से देखो बेटा, ये कितना होगा एल कॉस थीटा, और इधर एल साइन थीटा, है ना, जिधर थीटा होता है उधर क्या आता है कॉस थीटा, तो इधर आएगा एल कॉस थीटा, इधर आएगा एल साइन थीटा, तो ये एल साइन थीटा हुआ। यहां से देखो ये एल है, इधर आएगा एल, जिधर थीटा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट आता है, इतना तो पढ़ा चुके हैं कई बार आपको, है कि नहीं, है जिधर थीटा होता है तो इधर एल कॉस थीटा और इधर एल साइन थीटा, तो ये भी एल साइन थीटा, ये भी एल साइन थीटा, तो बेटा आर कितना हो गया, देखो ये हो जाएगा एल साइन थीटा, ये भी एल साइन थीटा, आर कितना हो गया 2l साइन थीटा। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ चिपका दो, आर की जगह 2l साइन थीटा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर की जगह 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू एम जी टैन थीटा, इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 का स्क्वायर 4 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम जी टैन थीटा। बस बेटा क्यू इज इक्वल्स टू इसका रूट, क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 चौके 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा इज द आंसर। बेटा यही आंसर आता है इसका, स्टैंडर्ड सवाल है, हिट सवाल है, हर किसी को आना चाहिए। आगे बढ़ जाऊं मैं, 1 2 3 4 5, चलो भाई क्लियर है पूरी कहानी, लॉजिक क्लियर है बेटा। ऐसे सवाल में आपको ये याद रहना चाहिए, दो बातें याद रहनी चाहिए, एक तो फोर्सेस समझ जाओ सारी, रिपल्सिव फोर्स होगी तभी दूर भागे, ये भी समझ जाओ, टेंशन के दो कंपोनेंट टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा एमजी को बैलेंस करता है, टी साइन थीटा इलेक्ट्रिक फोर्स को।
ठीक है। और दूसरी बात क्या समझनी है, दूसरी बात ये समझनी है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ये L cos थीटा तो ये L sin थीटा। थोड़ी बहुत मैथ्स भी समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे है। टू स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स ईच कैरिंग अ चार्ज Q is equals to 10 microcoulomb are suspended by two insulating threads of equal length 1 meter each from a fixed point in the ceiling. It is found that in equilibrium threads are separated by an angle 60 degree between them as shown in the figure. What is the tension in the thread? चलो बेटा ट्राई करो पॉज करके। 1 2 3 4 5। क्या है बेटा, दो स्मॉल स्फेरिकल जो चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम दोनों पे है और स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 1 मीटर ईच है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इट इज फाउंड दैट इन इक्विलिब्रियम द थ्रेड्स आर सेपरेटेड बाय एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम एज शोन इन दिस फिगर। व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड गिवन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है। चलो बेटा दो चार्जेस हैं, ये चार्ज को मैंने Q बोला, ये चार्ज को मैंने Q बोला, ये एंगल 60 डिग्री है। अच्छा ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री हो जाएगा। ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। लेंथ कितनी है 1 मीटर, ये लेंथ कितनी है 1 मीटर। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। और Q कितना है 10 माइक्रोकूलम। Q इज 10 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो है ना, तो Q कितना है 10 की पावर -5 कूलम है ना। 10 माइक्रो कूलम, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 है कि नहीं। 10 माइक्रो कूलम है ना। कूलम में बेटा माइक्रो कूलम बहुत ही कॉमन यूनिट है, बहुत दिखेगी आपको। 10 की पावर -6। अच्छा अब क्या होगा बेटा इसमें सारा खेल, जल्दी जल्दी बताओ बेटा क्या चाहिए अपने को। व्हाट इज द टेंशन इन दी थ्रेड्स, टेंशन चाहिए होगी बेटा टेंशन। तो यहाँ पे निकाल लो टेंशन T, ये एंगल 30 सही है। T एंगल कितना हो जाएगा 30। इधर कंपोनेंट T cos 30, इधर कंपोनेंट T sin 30 है ना। अब बेटा इधर कौन सी फोर्स लगेगी इनके बीच की, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नीचे कौन सी फोर्स लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स mg है कि नहीं। अच्छा बेटा अब मुझे बताओ क्या इसका मास बताया है कहीं, पढ़ लो कहीं मास बताया है नहीं, सिर्फ चार्ज बताया है ना बेटा। तो इस बार इस इक्वेशन से कोई फायदा नहीं होगा। इस बार इक्वेशन से जिससे फायदा होगा वो होगा T sin 30 इज इक्वल्स टू T sin 30 इज इक्वल्स टू Fe। सिर्फ इससे काम बनेगा। बताना क्या है भैया, टेंशन निकालनी है ना, तो अपन को T की वैल्यू निकालनी है। भाई mg पता ही नहीं, मास पता ही नहीं, तो क्या करोगे उससे है। tan थीटा तो निकालने से कोई फायदा नहीं, मास पता नहीं है ना। T sin 30 इज इक्वल्स टू Fe। अच्छा बेटा Fe कितना होगा KQ²/r², बट दिक्कत वही है कि फिर से R नहीं पता है कि नहीं। Fe कितना होगा KQ²/r²। दिक्कत क्या है, फिर से R नहीं पता है बेटा। ये 1 मीटर है, ये 1 sin 30, 1 sin 30, 1 sin 30 इज हाफ, और ये हाफ कितना हो गया 1। बेटा ऐसे भी देख लो, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। 1 मीटर 1 मीटर, इसके सामने एंगल बराबर, इसके सामने एंगल बराबर, एक 60 है, बचे हुए भी 60 होंगे। ये डिस्टेंस कितना आएगा 1 मीटर। तो जिस लॉजिक से आपको समझ में आए उस लॉजिक से आप समझ के ले जाओ कि भैया डिस्टेंस कितना आना है इनके बीच का, 1 मीटर आना है। पहली लॉजिक मैंने बताई, इधर 1 cos 30, ये कितना होगा 1 sin 30, ये 1 तो ये 1 cos 30, इधर 1 sin 30, 1 sin 30, sin 30 कितना होता है हाफ, ये भी कितना हो जाएगा 1 sin 30 हाफ, हाफ और हाफ 1, या ये समझ लो 1 मीटर 1 मीटर, इसके सामने एंगल और इसके सामने एंगल बराबर होगा, दो एंगल बराबर, एक 60 है तो दोनों 60 होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो 1 मीटर। जैसे बेटा समझ में आए वैसे समझ कर जाओ कि R की वैल्यू कितनी आएगी 1 मीटर आएगी। अब बेटा फॉर्मूले वैल्यू रखते हैं, T इंटू साइन 30 हो गया हाफ, F इलेक्ट्रोस्टैटिक, K इंटू Q² अपॉन R²। वैल्यू पुट करते हैं, T इंटू हाफ, K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻⁹, Q है 10 माइक्रोकूलम यानी 10 की पावर -5 का होल स्क्वायर निकाल चुके हैं हम लोग, अपॉन R कितना है 1 है, यहाँ से T निकल आएगा। T इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, और ये हो जाएगा 10 की पावर -10। T हो गया बेटा 18 इंटू 10 की पावर -1 यानी 18/10 यानी 18/10 यानी 1.8
न्यूटन इज द आंसर। आई होप कई लोग का आ चुका होगा। 1.8 न्यूटन इज द आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट सवाल 2013 नीट का क्या सवाल पूछा है बेटा, देखते हैं। टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस, कैरिंग कैसा चार्जेस बेटा, इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। कैसा चार्ज है बेटा, इक्वल चार्ज है। इक्वल चार्ज कैरी कर रहे हैं। आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, इक्वल लेंथ से सस्पेंडेड है। नाउ द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, इनके बीच का जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो कितना है, आर है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्ड एट हाफ द हाइट। यहाँ क्लैम करने की वजह से क्या हुआ, स्ट्रिंग को यहाँ क्लैम कर दिया। क्या किया, स्ट्रिंग को ऐसे ऐसे लाके यहाँ पे ऐसे गिट्टी बांध दी है ना। दोनों स्ट्रिंग, भाई दो स्ट्रिंग थी, ऐसे ही है, ऐसे ऐसे हो रखा था। हमने क्या किया, ऐसे स्ट्रिंग पकड़ के दोनों को साथ करके यहाँ पे लाके ऐसे बांध दी, तो नीचे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे। क्लैम कर दिया ना, जो दो स्ट्रिंग ऐसे आ रही थी, हमने क्या किया, यहाँ से इसको दबा दिया, दबाया दबाया, यहाँ पे जाके क्लैम कर दिया, है ना। नाउ स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्ड एट हाफ द हाइट, है ना। कितनी हाइट पे बेटा, हाफ दी हाइट। पहले ये कितना दे रखा है इन्होंने खुद से, इसको y लिख रखा है, बाद में ये कितना खुद से बोल रहे हैं, इसको y/2 बोल रहे हैं, हाफ दी हाइट। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, बोल रहे हैं अब इनके बीच का इक्विलिब्रियम सेपरेशन क्या होगा। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम, पूछ रहे हैं ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना होगा। हमने बोला r डैश होगा, पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना होगा। ट्राई करें पॉज करके। 1 2 3 4 5। आइए देखें क्या कर सकते हैं इस सवाल में हम लोग। पहले क्या है बेटा, ये y डिस्टेंस, चार्ज q मान लेते हैं, मास m मान लेते हैं। पहले कितनी हाइट में है, y हाइट, और पहले ये कितना दे रखा है हमें, इनके बीच का सेपरेशन r दे रखा है, ठीक है। पहले सेपरेशन r दे रखा है, ठीक है। पहले ये y है, ये चार्ज q मास m, चार्ज q मास m, ठीक है ना। एंगल नहीं पता, लेट द एंगल बी थीटा, लेट दिस एंगल ऑल्सो बी थीटा, ठीक है। एंगल को मैंने थीटा मान लिया। लेट द एंगल बी थीटा, लेट एंगल बी थीटा। बेटा इनके बीच का सेपरेशन कितना दिया है, इनके बीच का सेपरेशन दे रहा है हमें, इनके बीच का सेपरेशन हमें दे रहा है r। अच्छा बेटा फोर्सेस की बात कर सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। नीचे की तरफ लगेगी mg, दोनों इक्वल चार्जेस हैं और सिमिलर हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगी, टेंशन की फोर्स इधर लगेगी, ये थीटा होगा। t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, t sin थीटा fe को बैलेंस करेगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, यही तो होगा। टेंशन कितनी है स्ट्रिंग में, t है, t cos थीटा इसको बैलेंस करेगा, एंड t sin थीटा fe को बैलेंस करेगा। सही है ये। अच्छा तो हम लोग बोल सकते हैं t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg एंड t sin थीटा इज इक्वल्स टू fe, बोल सकते हैं, है ना। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन, इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना है बिटवीन देम इज r, ठीक है।
बेटा यहां से इसको डिवाइड करेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू FE बाई mg। बोल सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू FE बाय mg, FE बाय mg। सही है। अच्छा बेटा यहां से tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, और FE क्या होगा, KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। यहां तक तो बेटा दोनों केस में एक्सप्रेशन सेम होगा। अगर हम केस 1 की बात करें, केस 1 के लिए इसी फॉर्मूले को लिखते हैं। tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी बेटा, केस 1 के लिए tan थीटा इज इक्वल्स टू FE बाई mg। केस 1 को जरा ध्यान से देखो, ये रहा बेटा, अगर ये एंगल थीटा मैंने बोला है तो tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले वाले केस के लिए tan थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा r, पहले केस के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा r बाई 2 और बेस हो जाएगा पूरा y इज इक्वल्स टू FE क्या होगा बेटा, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू mg। ये इक्वेशन 1 हो गई। बेटा केस 2 की बात करें, केस 2 में भी सेम इक्वेशन वैलिड तो होगी ही, क्योंकि वहां पे भी क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू FE बाई mg, यहाँ पे भी लगेगा, बस यहाँ थीटा शायद चेंज हो गया है, मे बी ये थीटा अलग है शायद, है ना, सेम थीटा और इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसको थीटा डैश बोल सकते हैं। tan थीटा डैश इज इक्वल्स टू FE बाई mg, क्योंकि FE भी चेंज हो गया है, क्योंकि R चेंज हो गया है ना। तो अच्छा, अब की बार tan थीटा कितना होगा बेटा, इस बार देखो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, R डैश बाई 2 अपॉन y बाई 2। भाई हमने एक जनरल एक्सप्रेशन बना लिया, tan थीटा इज इक्वल्स टू FE बाई mg का। यहां भी वैलिड होगा, यहां पे भी, यहां थीटा अलग हो गया ना। अब tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, R बाई 2 अपॉन y बाई 2। यहाँ tan थीटा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, R डैश बाई 2 अपॉन y बाई 2। क्या हो जाएगी, R डैश बाई 2 अपॉन y बाई 2 इज इक्वल्स टू FE हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन R डैश का स्क्वायर इंटू mg, है ना। अब सेपरेशन क्या हो गया इनके बीच में, R डैश हो गया। Now what is the separation? Separation is R dash. So R dash का स्क्वायर इंटू mg, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। बोलो समझ में आया बेटा, इक्विलिब्रियम तो दोनों केस में है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू FE बाई mg, पहले में भी लगेगा दूसरे में भी लगेगा, इसमें भी tan थीटा लगा सकते हैं FE बाई mg। यहाँ भी तो सेम कहानी बनेगी, है ना, टेंशन लाओगे, t cos थीटा डैश इज इक्वल्स टू mg, t sin थीटा डैश इज इक्वल्स टू FE, फिर डिवाइड करोगे tan थीटा डैश इज इक्वल्स टू FE बाई mg। नहीं समझ रहे, चाहो तो कर सकते हो, मैंने एक जनरल बनाया। भाई सेकंड केस में क्या होगा, थीटा की जगह थीटा डैश हो जाएगा, यहाँ टेंशन भी चेंज हो जाएगी, टी डैश कर लो टेंशन को भी, टी डैश कॉस थीटा mg के बराबर, टी डैश साइन थीटा FE के बराबर, डिवाइड किया साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा डैश इज इक्वल्स टू FE बाई mg। अब FE चेंज हो गया सेकंड केस में, KQ स्क्वायर अपॉन R डैश हो गया डिस्टेंस, तो अपॉन R डैश का स्क्वायर रख दिया, और tan थीटा की जगह R डैश बाई 2 अपॉन y बाई 2। क्लियर है, R डैश बाई 2 अपॉन y बाई 2 रख दिया। अब क्या करो बेटा, बस सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर दो, tan थीटा डैश कर लेते हैं, और इसको भी FE डैश कर लेते हैं, है ना। tan थीटा डैश क्या होगा, R डैश बाई 2 अपॉन y बाई 2, और tan थीटा डैश क्या आएगा, FE डैश अपॉन mg, यही तो होगा बेटा चेंज, है ना। तो tan थीटा डैश R डैश बाई 2 अपॉन y बाई 2 इज इक्वल्स टू FE डैश कितना हो जाएगा, KQ स्क्वायर, यहाँ पे फोर्स क्या आएगी, KQ स्क्वायर अपॉन R डैश का स्क्वायर, नीचे mg तो सेम रहेगा,
बस अब सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट करना है ना। तो सेकेंड क्या है, आर डैश बाई टू वाई बाई टू डिवाइडेड बाई फर्स्ट क्या है, आर बाई टू वाई इज इक्वल्स टू, इधर क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी, और यहाँ क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर इंटू एम जी। चलो देखते हैं क्या क्या कट रहा है, के क्यू स्क्वायर कैंसिल, एम जी कैंसिल, वाई कैंसिल, ये टू कैंसिल। सो व्हाट वी आर गेटिंग, टू आर डैश बाई आर इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा, आर डैश का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। बोलो सही कि अच्छा गलत कर दिया, इस तरफ गलत लिख दिया ना, 2 डिवाइड बाई फर्स्ट था तो ऊपर 2 होगा ना, 2 क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर एम जी, और 1 क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। अब सही है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा, 2 आर डैश बाई आर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन आर डैश का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, 2 आर डैश का क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब, आर डैश का क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब बाई 2। बेटा दोनों तरफ क्यूब रूट लोगे, आर डैश इज इक्वल्स टू, इसका क्यूब रूट हो जाएगा आर और 2 का क्यूब रूट हो जाएगा 2 की पावर 1/3, आर डैश इज इक्वल्स टू आर बाई 2 की पावर 1/3, आर बाई 2 का क्यूब रूट, आर बाई 2 का क्यूब रूट। तो बेटा जब भी इस तरह का सवाल अब आपको दिखे तो आप एक डेटा अपने पास फिक्स कर सकते हो, और वो डेटा क्या होगा, ऐसे सवालों का एक डेटा जो आप फिक्स कर लोगे, जो आप एक समरी याद कर सकते हो, जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी, ज़्यादा नहीं बस एक डेटा छोटा सा। कि अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, और अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, और इस पे चार्ज Q है, मास m है, इसका भी चार्ज Q है, मास m है, और बेटा फोर्स कौन कौन सी है, यहाँ पे mg की फोर्स है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और टेंशन की फोर्स है। तो आप एक बात तो याद रख सकते हो कि tan थीटा इस केस में क्या आता है, Fe बराबर mg आता है। अब क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वेश्चन में ये हुआ कि दोनों बार बेटा थीटा बदल गया है ना। वैसे देखो यहाँ पे बिना उसके काम करना पड़ा है ना, यहाँ mg की वैल्यू नहीं थी है ना, तो कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। क्या हुआ, थीटा भी चेंज हुआ है, पर कंसेप्ट तो सेम रहेगा। जब इसका डायग्राम बनाया आपने है ना, तो t cos थीटा mg के बराबर, t sin थीटा fe के बराबर, डिवाइड किया tan थीटा fe बाई mg। दूसरा बनाओगे बेटा ये थीटा डैश हो जाएगा, तब क्या होगा, t डैश sin थीटा डैश fe डैश के बराबर, t डैश cos थीटा डैश mg के बराबर। इससे इसको डिवाइड करोगे, t डैश कैंसिल, sin थीटा डैश बाई cos थीटा डैश, tan थीटा डैश fe डैश बाई mg, खत्म। tan थीटा डैश बेटा किसके इक्वल होगा, ये हो गया r डैश, तो r डैश बाई 2, और ये y बाई 2 है तो y बाई 2। क्लियर है, ये पूरा r डैश हो जाएगा तो फोर्स हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन r डैश का स्क्वायर। आई होप आपको आ गया होगा, वरना एक बार और देख लेना इसको। नेक्स्ट आ गए प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन। ये क्या कहता है बेटा कि मान लो 2 से ज्यादा चार्जेस हों, है ना, इफ देयर आर 3 और मोर चार्जेस देन नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन इट ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। ठीक है, क्या बोल रहा है, मान लो यहाँ एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, और यहाँ कोई चार्ज एक Q है। अब इस चार्ज पे जो फोर्स होगी वो इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी, है ना। If there are 3 or more charges, then net force on any one charge is vector sum of all forces on it due to remaining charges. अब जो net force होगी Q पे, F net on Q,
दैट विल बी फोर्स ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ड्यू टू 2। इसकी वजह से जो क्यू पे फोर्स लगेगी प्लस दूसरी की वजह से। अच्छा एक बात और समझो, किसी नए चार्ज के आने से पुराने चार्ज की फोर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब बात समझो, मान लो Q1 Q पे फोर्स लगा रहा था F1, अब Q2 आया तो Q2 के आने से F1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Q2 आएगा, Q पे एक नई फोर्स लगा देगा F2, Q पे लगने वाली नेट फोर्स चेंज हो जाएगी, बट इन दोनों के बीच की जो पुरानी फोर्स थी, नए चार्ज के आने से पुरानी फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात भी याद रखना, नोट द फोर्स बिटवीन any two charges is unaffected by the presence of third charge। ठीक है, तो अगर Q1 Q पे फोर्स लगा रहा था F1, तो Q2 को आने के बाद F1 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, है ना। Q2 के आने के बाद क्या होगा कि Q2 Q पे एक नई फोर्स लगा देगा F2। हाँ, ऐसा होगा कि Q पे नेट फोर्स बदल जाएगी, पर Q1 जो Q पे फोर्स लगा रहा था वो चेंज नहीं होगी। बात समझ में आई। अभी हम एक और चार्ज लेके आ जाएं Q3, तो Q3 के आने से F1 F2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के बीच की फोर्स को और इन दोनों के बीच की फोर्स को किसी नए चार्ज के आने से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इस पे लगने वाली नेट फोर्स और बढ़ जाएगी या घट जाएगी, मतलब चेंज हो जाएगी। अब मान लो हमारे पास n चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डैश डैश n, देन द फोर्स ऑन nth चार्ज, है ना, दैट इज द नेट फोर्स। दिस इज नेट फोर्स ऑन nth चार्ज। क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन nth चार्ज बाई फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन nth चार्ज बाई सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन nth चार्ज बाई थर्ड चार्ज एंड डैश 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 डैश। सबका क्या कर लो, सारी फोर्सेस का वेक्टर सम कर लो। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। इस पे जो टोटल फोर्स होगी इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, सबका क्या कर लो, वेक्टर सम। सवाल, a charge Q1 exerts some force on charge Q2. If a third charge Q3 is brought near Q2, then the force exerted by Q1 on Q2 decreases, increases। बताओ बेटा, एक चार्ज Q1 Q2 पे, a charge Q1 exerts some force on a second charge Q2, है ना। मान लेते हैं ये इस पे फोर्स लगा रहा है F। If a third charge Q3 is brought near Q2, Q2 के पास में एक थर्ड चार्ज Q3 ले आए, then the force exerted by Q1 on Q2, बताओ क्या होगा। इस फोर्स पे कोई फर्क पड़ेगा, फोर्स exerted on 2 due to 1। यही तो होगी ना कहानी, यही तो बोल रहा है। एक चार्ज Q1 है, exert some force on charge Q2, है ना। Q1 Q2 पे कुछ फोर्स लगा रहा है, let this be force on 2 due to 1। If a third charge Q3 is brought near Q2, इसके बगल में एक तीसरा चार्ज Q3 ले आए, then the force exerted by Q1 on Q2, बताओ इस फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा Q3 के आने से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन्स सेम। क्या होगा, इसकी वजह से इस पे एक नई फोर्स बन जाएगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू थर्ड, और इसके ऊपर नेट फोर्स चेंज होगी, पर इन दोनों की जो बीच की फोर्स है वो किसी तीसरे के चार्ज आने से डिस्टर्ब नहीं होती, है ना। दो दोस्त हैं, कोई तीसरा दोस्त आता है तो उससे ये नहीं कि हमारी दोस्ती खराब होगी। हाँ, ये अलग बात है कि एक नया दोस्त भी हम बना लेंगे, पर हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हमारी दोस्त के बीच कोई नहीं आ सकता, ठीक है, नॉट इवन अभिषेक तिवारी। अब ये क्या है पता नहीं, कुछ था कहानी कभी की, ये कहानी फिर सभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो Q1 Q2 क्या बता रहा था, इन दोनों के बीच की जो फोर्स है वो किसी थर्ड चार्ज के आने से इफेक्ट नहीं होती। नेक्स्ट सवाल आ गया, 3 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, द फोर्स ऑन एनी चार्ज इज। बेटा बताएं, पॉज करके ट्राई करें, 1 2 3 4 5। 3 इक्वल चार्जेस are placed at corner of an equilateral triangle, the force on any charge is।
है ना बेटा, 3 चार्जेस को कॉर्नर में रखा गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल के। पॉज करके ट्राई कर लिया। यहाँ पे एक चार्ज है Q, यहाँ पे एक चार्ज है Q, और ऐसा करते हैं, इसे गोला ही नहीं बनाते हैं, है ना। 3 चार्जेस रखे गए हैं, यहाँ पे रखा गया Q, यहाँ पे रखा गया Q, और यहाँ पे रखा गया Q एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड कितनी है बेटा ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड बताई नहीं पर सब में ए दिखाई पड़ रहा है, तो शायद मेरे ख्याल से यहाँ पे साइड ए ही होगी, साइड ए। तो बेटा साइड कितनी है ए ए ए। अब सवाल क्या है, द फोर्स ऑन एनी चार्जेस, कोई भी एक चार्ज उठा लो और उस पर फोर्स निकालो। तो मैं कोई एक चार्ज उठा लेता हूँ, पहले नंबरिंग कर दी जाए चार्ज की। इसको बोल देते हैं चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3, है ना। ठीक है, द फोर्स ऑन एनी चार्ज, मैं फर्स्ट चार्ज पे फोर्स निकाल रहा हूँ, है ना। नेट फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, नेट फोर्स ऑन 1, द फोर्स ऑन एनी चार्ज बोला है तो हम 1 पे निकाल लेते हैं। तो बेटा 1 पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएंगे और ये भी लगाएंगे, है ना। 3 इक्वल चार्ज है, मानते हैं सब एक जैसे चार्ज है, मान लेते हैं सब पॉजिटिव चार्ज है ना, नेगेटिव भी मान सकते हैं पॉजिटिव भी। चलो 2 वाला बेटा 1 पे किधर फोर्स लगाएगा, क्या लगता है, 2 वाला 1 पे इधर फोर्स लगाएगा, है ना। F कितनी वैल्यू होगी, KQ²/A², है ना। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितनी हो जाएगी, KQ²/A², है ना। बेटा 3 वाला 1 पे कितनी फोर्स लगाएगा, किस तरफ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। कितनी फोर्स होगी ये, KQ²/A², सेम फोर्स है तो इसको भी F बोल सकते हैं। बात समझो, बात समझो, बच्चा नहीं बनना है अपने को, तेज बनना है, बात समझो, चूजा नहीं बनना है, बात समझ भाई। किसी एक चार्ज पे फोर्स निकालनी थी, यहाँ 3 चार्जेस थे, मैंने कहा मैं इस पे निकाल लेता हूँ, किसी एक चार्ज पे निकालनी थी, मैंने कहा इस पे निकाल लेता हूँ। ये वाला इसे क्या किया, रिपेल किया, ये वाला भी इसे क्या किया, रिपेल किया, हमने मान लिया लाइक चार्जेस हैं। बेटा ये इसको कितनी फोर्स से रिपेल करेगा, KQ/A, KQ²/A²। ये बेटा इसको किस फोर्स से रिपल्स करेगा, KQ² यानी KQ²/A², तो सेम ही फोर्स तो है F। बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, दो फोर्सेस एक्टिंग एट 60 डिग्री। बेटा रिजल्टेंट कितना बता रखा है मास्टर ने आपको, √3F, ये हो गई नेट फोर्स अंडर √3F। और F की वैल्यू कितनी है बेटा, KQ²/A²। नहीं बता रखा है मैंने कि दो फोर्सेस अगर 60 डिग्री पे लग रही हों और बराबर हों तो रिजल्टेंट कितना आएगा, √3F। कई बार बताया, नहीं समझ में आ रहा है, गो एंड स्टडी वेक्टर या सॉल्व कर लो पैरेललोग्राम लॉ से, A² + B² + 2AB cos थीटा, है ना, R² उससे कर सकते हैं, ठीक है। और रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, एग्जैक्टली मिडवे से आएगा। क्लियर है बेटा, इन दोनों के बीच की फोर्स, है ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कितनी आ रही है। अब यार यहीं पे टाइम वेस्ट होता है, जल्दबाजी में सोचा तो निपटा देते इसको, अभी आ जाएंगे कुछ बच्चे मेल करेंगे फिर, हमने कुछ नहीं पढ़ा था 2 साल, हम तुम्हारे भरोसे ही आए हैं बैच में, इतना सारा तुमने हमसे पैसा जो लिया है उसका क्या करोगे, पढ़ाओ 6 महीने में हमें 2 साल का। क्लियर है, दोनों फोर्सेस बराबर होंगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अरे आंसर तो मार दें, टिक मजा तो ले लें। √3 KQ²/A², √3 KQ²/A²। क्लियर है, गिफ्टेड सवाल, √3 KQ²/A²। नेक्स्ट बेटा सवाल है, यही कहानी स्क्वायर में कर दी सेम। 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस Q, ईच Q आर प्लेस्ड ऑन दी 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A, है ना, स्क्वायर पे रख दिया, स्क्वायर की साइड बता रखी है A, placed on the 4 corners of a square of side A. Calculate the force on any one of the charges. किसी एक चार्ज पे फोर्स बतानी है, आ जाओ, फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस। यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, और साइड कितनी है A। कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ दी चार्ज, तो किसी एक को पकड़ लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं पहले, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, इसको बोल दिया 4। हम नेट फोर्स 1 पे निकालते हैं, आ जाओ। इक्वल बोला है कि नहीं,
बोला ही होगा, 4 इक्वल। तो नेट फोर्स ऑन 1 निकालने जा रहे हैं। आओ देखते हैं बेटा कितनी फोर्स लग रही है। हाँ तो बेटा 2 लगाएगा 1 पे फोर्स किधर, 2 लगाएगा 1 पे फोर्स इधर रिपेल करेगा, है ना। लाइक चार्जेस मान लिया हमने, इक्वल चार्जेस हैं। 2 1 पे इधर फोर्स लगाएगा यूं। बेटा ये फोर्स कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। 4 1 पे फोर्स लगाएगा इधर, ये कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है कि नहीं, है ना। ठीक है, फोर्स अप्लाइड बाई फोर्स ऑन 1 बाई, ऐसे लिख लेते हैं, फोर्स अप्लाइड बाई 2, फोर्स अप्लाइड बाई 4। बेटा 3 वाला कैसे फोर्स लगाएगा, लाइन ज्वाइनिंग दी 2 चार्जेस के अलोंग, है ना, लाइन ज्वाइनिंग दी 2 चार्जेस के अलोंग। ठीक है, तो ये कैसे लगाएगा बेटा, ए ऐसे लगाया, फोर्स अप्लाइड बाई थर्ड चार्ज। ठीक है ना, अच्छा ठीक है ना, अच्छा फोर्स अप्लाइड बाई थर्ड चार्ज। अब सुनो जरा F2 F3 F4 इन सब की वैल्यू लिखते हैं बेटा। फोर्स अप्लाइड बाई सेकेंड चार्ज कितनी होगी बेटा, फर्स्ट के ऊपर के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बहुत बढ़िया। फोर्स अप्लाइड बाई फोर्थ चार्ज ये कितना लगाएगा बेटा, सेम हो जाएगी, के क्यू क्यू सेम है, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फोर्स अप्लाइड बाई थर्ड चार्ज ये थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी बेटा, थर्ड चार्ज के क्यू क्यू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर, और बेटा डायगोनल का डिस्टेंस कितना होता है, √2a होता है ना, ए है तो √2a, तो के क्यू क्यू स्क्वायर क्यू के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, अब डिस्टेंस अपॉन आर स्क्वायर। अब तेज हो गया क्या, चलो इसके बाद कल पढ़ाऊंगा, ये सवाल करा दूंगा उसको। तो ये कितना फोर्स लगाएगा, के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, ये भी के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, और ये कितना लगाएगा, के क्यू क्यू अपॉन आर, आर कितना है, √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर। ठीक है बेटा, कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ध्यान से देखो ये दोनों फोर्स तो बराबर हैं, ये इनकी हाफ है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ फोर्स F, इसको मैं बोल सकता हूँ फोर्स F, तो ये हो जाएगी F/2। बोलो दिक्कत कोई, इस तरह से सवाल आसान हो जाएगा। इसको मैंने F बोला तो ये भी F हो गया, और ये उसका आधा है, तो बेटा इधर F और इधर F/2, खेल खत्म करते हैं, इधर F और यहाँ कितनी लग रही, F/2, है ना, है कि नहीं, यही तो हो रहा, F और F/2, और F की वैल्यू आपको पता है, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अच्छा बेटा, अब F और F 90 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ, F और F 90 डिग्री पे, तो रिजल्टेंट एकदम बीच से निकलता है, और कितना होता है, F√2, तो F और F का रिजल्टेंट कितना होगा, F√2। एक तो इधर क्या लग रहा है, F/2 लग रहा है, और F का रिजल्टेंट भी इसी पे आ जाएगा, वो कितना होगा, F√2। नहीं होगा क्या भाई, F और F का रिजल्टेंट इसी लाइन पे तो लाई करेगा, कितना आएगा वो, F√2, और एक फोर्स पहले से लग रही है F/2। अब बेटा ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, नेट फोर्स हो जाएगी F√2 प्लस F/2, F कॉमन हो गया, √2 प्लस 1/2। बेटा F की वैल्यू कितनी थी, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, √2 प्लस हाफ, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर √2 प्लस हाफ। बोलो समझ में आया, सिंपल था, किसी एक चार्ज को पकड़ लिया, इसकी वजह से फोर्स F, इसकी वजह से भी फोर्स F, ये वाली फोर्स थोड़ी अलग आ रही, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस अलग है। ये कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, F बोल दिया। ये कितना हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई √2a का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 2a का स्क्वायर हो गया, है ना, मतलब इसकी हाफ तो F/2, तो F/2, F और F का रिजल्टेंट F√2 होता है, जब 90 डिग्री पे इक्वल फोर्सेस हों, तो F और F का रिजल्टेंट F√2, और ये F/2 सेम लाइन पे हैं, ऐड कर दिया, F कॉमन, √2 F की वैल्यू। यहीं पे बेटा आज मुझे रुकना पड़ेगा, मुझे लग रहा है, यहाँ से इक्विलिब्रियम वाले सवाल आ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के, यहाँ से हम लोग आगे उठाएंगे कल
पढ़ाई करते रहें और डीपी भी जरूर सॉल्व करें। ऑल द वेरी बेस्ट।